कि ये सारी जो जॉब्स आप कह रहे हो कि मुसलमानों को मिलेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या भारतीय संविधान के अनुरूप है कि आप रिलीजन के आधार पर दे रहे हो? नहीं है। दूसरी चीज, आप दूसरे समाज के लोगों का हक मान रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने नाम लिखवाने वाला जो सिस्टम आया कि आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी दुकान के बाहर, तो इस सिस्टम के बाद देयर आर चांसेस, काफ़ी चांसेस हैं कि दूसरे समाज के लोगों को नौकरी ना दी जाए, एक पर्टिकुलर समाज के हिंदू समाज के लोगों को नौकरी अधिक मिले। तो साला वहां पे तुम कम कर रहे हो तो यहाँ पे तो लेने दो। घुसपैठिए जितने आए हैं उनको भी आप मानवता के चलते उनको शरण दो, और उनको सारे जितने वेलफेयर हो रहे हैं तुम्हारे, जितना हमने लिख दिया वो सारे के सारे दो, और वो गाज कहाँ गिरती है। और रोहिंग्या को बचाने के लिए मोदी जी ने कुछ करोड़ रुपए दिए थे, आरटीआई में पता चला। हाँ, आज ही की खबर है। बिल्कुल। और 14 लाख तो एक रोहिंग्या अपने आप इकट्ठा कर लेता है फंडिंग के जरिए। वो ट्विटर पे चलता है ना उसका, 12 लाख या 14 लाख तो कर लेता है ना एक रोहिंग्या ऐसा। 1 लाख लोग विस्थापित हो रहे थे। उस पे बोला था कि शरणार्थियों पे, अतिक्रमणकारियों के लिए हमारे पास कोई सिंपैथी नहीं है। हाँ। वहां तुमने मूल्य देखे, तुम्हारी साला हर होल से भाग गए। यस, वहां में तो मुसलमान बैन होने चाहिए। वहां तो प्रतिबंध, अरे हर एक उसमें प्रतिबंधित कुछ नहीं दिखना चाहिए। मतलब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और इस तरह का महाकुंभ जैसा, वहां पे तो मुस्लिम के होने का औचित्य नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, कन्वर्जन कोई करवा रहा है आर्य समाज, शुद्धि वाला आ सकता है। हलाल में हर चीज है उनका, टॉफी से लेकर कुरकुरे, बिस्किट, इवन शैम्पू, बच्चों के डाइपर्स, छुट्टियां, बिल्डिंग, जमीन, लिपस्टिक। हलाल लिपस्टिक का स्वाद तो मैंने भी लिया है, बहुत अच्छी बात है वो तो। चलिए खैर। और हमें एक शेर याद आता है कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती नहीं मिटती, ये चीज हो रखी है हमारे साथ। मतलब गुस्सा आता है। और ये हिंदुओं के लेजर लाइट वाले लॉयर्स कहाँ हैं भाई, जो चलते हैं वो ढिंचा ढिंचा कैसे साला वो निकल रहा है, इसे थरथराती हुई किडनी निकलती है, वो लॉयर्स कहाँ है भाई? वो वहां पे जस्टिस रॉय जो है वो पूछते रह गए कि देयर इज नो वन फ्रॉम द अदर साइड। उस साइड से कितने वकील थे पता है? आज एक पन्ने पे 22 थे, अगले काम को पता नहीं। 22 वकील, मतलब पैसा तुमको जितना चाहिए हम लोग यार कंट्रीब्यूट करके दे देंगे, हिंदुओं के लिए आवाज तो उठाओ। सही बात है, बस इतना ही आप लोग का है। सही बात। अच्छा, अरे बोलना भी आगे हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, आप पे विश्वास जो है आजकल कम होता है मुझे। बहुत सुंदर। भाई अपनी कुछ तो ऐसी छवि बना के रखनी चाहिए, है नहीं? लव जिहाद का काला सच। 1.98 मिलियन सब्सक्राइबर, बताओ यार। ये आपके, अच्छा 1.98 मिलियन नहीं है आपका, 2000 बचा हुआ है 2 मिलियन टच करने पे। भटके हुए युवा 21। हाँ अब सही है। वो सब्सक्राइबर देख के जी राजी होता है, बस व्यूज तो साल आता है आजकल। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। रेगुलर रहो, बीच में छोड़ दिया ना आपने। सेक्युलर रहो, रेगुलर रहो। कितना क्या चमक रहा है, हम रह नहीं सकते। रोहित शर्मा हो रहे हैं ये भी, इसका ये वो कर देना। ये बहुत चमक रहा है। चले। अरे कितना चमका होगा, इसे भाजपा का IT सेल हेड बनाने पे लोग तुले। अब तो गजब, हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, बना दो। एक बोल रहा है आपको किसी दिन किडनैप करके बनवा दिया जाएगा। सपा के ही बनोगे आप तो। अरे अखिलेश जो मैं साला बोल रहा हूँ वो अखिलेश यादव एकदम उसी स्ट्रक्चर में ट्वीट हो रहा है उसके हैंडल से। एक बात तो है कि राजद और सपा वालों ने और कांग्रेस वालों ने सोशल मीडिया सॉर्ट आउट कर लिया अपना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और केवल ऑर्गेनाइज नहीं किया सॉर्ट आउट, अनऑर्गेनाइज जो है ना, जो इनसे एक्चुअल में पार्टी संबंधित नहीं है, वो लोग भी आपके बात इस तरीके करते हैं। हाँ, आपके चैनल पे व्यूज वगैरह कम हुए हैं? हाँ, ठीक ठाक कम हुए हैं। वो मैं देख रहा था अभी। हम 4-5 दिन पहले यही बात कर रहे थे कि आपका 9-10 हजार लाइव पे जा रहा है। हाँ। वो 4-5 हजार पे आ गया। हाँ, है ना? हुआ है ना ऐसा? हाँ। मैं नोट कर रहा था। ये है वो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपोर्टिंग हो रही है चैनल्स की। हमारी बहुत भयंकर। मैं पता क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये हुआ था काम। हमारे पुराने वीडियो साले निकल के आ रहे हैं, 18+ हो रहे हैं, 2-3 साल पुराने वीडियो, और उसके बाद अब फिर से आ रहे हैं। मेरे
25-30 वीडियो जो बहुत पुराने थे सब येलो हो गया। वो एक दिन मैं लिस्ट में देख रहा था, साला अचानक से इतना येलो कैसे हो गया। तो फिर उसमें क्या लॉजिक दिया पता है इन लोगों ने? बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा सिस्टम जो है थोड़ा Update मतलब हुआ बहुत ज्यादा मतलब वीडियो डल रहा है, तो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं आप लोग तक और उसको आइडेंटिफाई। जो रिसेंट वीडियो डाला है उसको रिव्यू करने में 4-5 दिन लगते हैं। हाँ। लेकिन पुराने वाले अचानक से सारे एक साथ कर दिए एक ही साथ, मतलब एक दिन में 25 वीडियो। वही तो मैं कह रहा हूं। कैसे कौन देख ले रहा है इतना? मेरे तो शॉर्ट वीडियोस भी भारद्वाज रिव्यू में brothers- 4 दिन तक पड़े रहते हैं। भारद्वाज ब्रदर्स पे 3 लाख व्यूज आराम से पहुंच रहे थे। हाँ, 2.5-3 वो 25,000 30,000 पे आ पहुंच गया है। ऐसा बहुत मुझे नितिन शुक्ला जी ने बताया यही चीज, और हम लोग तो मतलब आपस में तो देख ही रहे हैं कि ये सब चल रहा है। अब और देखते हैं। 3 लाख से 2.5-3 लाख से 20-25 हजार रुपए अगर कोई चैनल आ जाए तो क्या ही कंटेंट बनाएगा उस चैनल पे। मेरे से बात कर लो भाई, मेरे कभी के टाइम में रहते यार हैं ना, आपने 6 महीने से कंटेंट नहीं डाला। उससे पहले भी ऐसा ही था। अच्छा, अंकुर मेरा भाई 1.5 से साल मैं से। जब से मिला हूं ना, तब से इनका चैनल डीपी मार रहा है। जब हम लोग मिले थे यही कारण ये बगलामुखी हवन कर रहे हैं। नहीं, इस पे ये जो व्यूज कम हो रहे थे ना, उसमें यूट्यूब के भी नाम से हवन कर देता हूं। मुझे लगता है ये आइडिया अच्छा है। ये अच्छा है। इनके भी नाम की आहुतियां जो है डाली जाए। सुंदर पिचाई कहीं खड़ा हो बाहर, भाई साहब क्या कर रहे हो, डेली मोशन इतना चढ़ गया। नहीं, मैं इस पे है, ये लोग पता नहीं सुधर नहीं रहे। मतलब कुछ इन लोगों का वही है ना कि 3 मिनिस्ट्री एक आदमी को दे रखी है, तो ये सब तो चलता रहेगा। कुछ भी ढंग से संभल ही नहीं रहा है। वही तो बात है। और जो नए लड़के थे उन्हें बैठा दिया। भाई पहले था ना अनुराग ठाकुर के पास में, हाँ। तो दे देते। इनफैक्ट अनुराग ठाकुर बहुत अप्रोचेबल था। हाँ, उसकी टीम के बंदे को हम फोन कर, भाई ये क्या चल रहा है ओटीटी पे, तो बोलता है रुकिए अभी बैन करवाते हैं। इस टाइप का तो ये चल रहा है। बीच में मीटिंग करते रहते। बीच में ये भी हुआ था ना, वो कौन सी फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, अन्नपूर्णी, उसके तुरंत बंद करवा दी। उसके ऊपर बड़ा रात के रात हाँ, जैसे ही उनके पास पहुंची ये बात, उन्होंने अगले दिन एक्शन ले लिया था। रात में पहुंची थी ये बात और सुबह एक्शन था उस पे। इन लोगों ने ना नई जो कैबिनेट बनी है वो 90% तो सेम ही लोग हैं। और ये मुझे जो बताया गया वो ये है कि मोदी सरकार ये फील देना चाहती है लोगों की कुछ भी नहीं, मतलब ब्रो ओम बिरला स्पीकर है, यही सब मंत्री नीम बना रखा है, एकदम कंटिन्यूटी में चल रहा है। 240 में बिलीव करो, 400 पार है इस बार, इस टाइप का वो फील लेकर के। और इसी चक्कर में इन्होंने जो है, मुझे लगता है कि पर ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। ये अंदर से ये दिखाने में ना कि कुछ नहीं हुआ है, हम तो ठीक है। मैं एक ना कार्टून आता था बहुत पहले, उस कार्टून का क्या था कि वो आसमान से गिरता था, यहाँ से गिरता था, वहां से गिरता, बहुत बुरी तरीके, बहुत बुरी तरीके से गिर के ना एकदम खड़ा होता था, मैं ठीक हूँ। ये वही वाली चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये पता नहीं कहाँ से गिर रहे हैं और फिर कह रहे हैं ठीक बना रखे हैं। जैसे कि किसी का फोटो लगा दिया, अरे प्रधानमंत्री वही है, जो ट्रोल करते थे मैक्सिमम, प्रधानमंत्री वही है, स्पीकर भी वही है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास में खुद का चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन भाई साहब तुम्हारे पास पैसा है तो मैं खींच लूंगी, इंजेक्शन मार के खींच लूंगी। बंदी ने मतलब इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, पर उसको लगता है कि हम लोगों के पास बहुत पैसा है, इनके इंजेक्शन मार के खींच तो हो सकता है निर्मला जी अगली बार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी, फंडिंग जो है हो जाएगी। ये भी हो सकता है, मिडिल क्लास फंड कर देगा। नहीं क्या बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, मिडिल क्लास नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। मिडिल अब तो हम लोग एक किडनी दान कर सकते हैं सरकार को, ये तो वही बचा है किडनी। मिडिल क्लास एक किडनी दान कर दे तो भाई साहब चालू हो चुका है। भाई मेरे से कोई युवा पूछ का रहा 22वां संस्करण आप लोगों के समक्ष है। और पहला हमारा प्रश्न और मतलब चर्चा का बिंदु बजट ही है। और बजट में हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। बजट भाजपा का बजट है जो पिछले 10 वर्षों से आ रहा था, उसी तरह का बजट है। चाहे रक्षा देख लीजिए, ग्रामीण विकास देख लीजिए, गरीब कल्याण देख लीजिए, बाय एंड लार्ज 95% बजट जो है वो बढ़िया है। हाँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होना चाहिए ये सब वो ठीक है। एक कि 10 साल से जो वेलफेयर स्टेट का भार मिडिल क्लास उठा करके चल रहा था, सैलरीड क्लास जिसको बोलते हैं, उस पर थोड़ा सा लोगों को ये हो गया। तो हम उसमें भी नहीं जाएंगे कि इंडेक्सेशन क्या होता है, फलाना डिमका, उस पर हम सब बात कर लें। मिडिल क्लास होता क्या है और क्या हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं जिसके सामने
4 कैमरे 3-3 लाख के हैं और 1.5 लाख का लेंस लगा हुआ होगा, तो 20 लाख का तो खाली कैमरा और लेंस हो गया। 1.5 लाख के माइक हम लोगों ने लगाए हुए हैं और वो ब्रॉडकास्टर जो है वो है, लाइट फाइट मिला के 25-30 लाख के सेटअप में हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या हम लोग अमित मालवीय या बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों को मिडिल क्लास मानने से इनकार कर दिया। एक ने लिखा था कि 10 लाख से ऊपर जो कमा रहा है वो मिडिल क्लास कैसे है। आप लोग तो स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं, आप तो भैया आप अपर क्लास हो फिर तो नहीं ये तो अंबानी है। हाँ, अंबानी हो गए। चक्कर बताए क्या है, अगर मिडिल क्लास की एक्चुअल डेफिनेशन जो हमेशा से चलती आ रही है वो पढ़ोगे और जो जनरल नोशन है, उन दोनों डेफिनेशंस में जमीन आसमान का अंतर है। अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो जिसके पास चौपहिया हो गया वो भाई वो मिडिल क्लास से ऊपर हो गया। तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है, पर मेरे पास चौपहिया ने बैलगाड़ी तो है वो 2 ही पहिया है तो चलेगा, या तो 6 व्हीलर हो जाएगा। हाँ है ना। तो उस तरीके से अगर देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। वो मोटरसाइकिल वालों को ही मिडिल क्लास मान रहे हैं अभी तक भी, लेकिन जो हमारी वाली श्रेणी है, और इसमें भी ना एक हमें ये चीज जाननी होगी कि मिडिल क्लास और गरीब और अमीर ये 3 ही श्रेणियां नहीं हैं, ये पूरी एक बैंडविड्थ है। मतलब जिसमें गरीब, अति गरीब, गरीबों में भी श्रेणियां हैं, अमीरों में भी श्रेणियां हैं, और मिडिल क्लास में भी कई श्रेणियां हैं कि ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है। इस तरीके से बहुत श्रेणियां हैं, और उस पूरे बैंडविड्थ को अगर आप ऑन द होल देखोगे तो वो पूरा बैंडविड्थ जो है वही मिडिल क्लास है। यानी कि जैसे पहले जेंडर मेल और फीमेल होता था ना, अच्छा, आजकल बात करो। 2 फुट लाइन आती है लिखी हुई, तो वैसे ही कह रहे हैं कि क्लासेस भी ऐसे ही है। तो नहीं, क्लासेस ये हमेशा से ही ऐसे। अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करो तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई या तो गरीब है या अमीर है, सर्वहारा हो। हाँ, मिडिल क्लास है ही नहीं कुछ। ठीक है, फिर उसी के जिंदा रहते रहते दूसरे विचारक रेवोल्यूशन, हाँ, उसके बाद क्या क्या वर्ग पैदा हुए हैं। हाँ देख लो, और उसी के जिंदा रहते रहते और विचारक आए, उन्होंने कहा भाई तुम गलत हो, ये मिडिल क्लास कहाँ गया। अब उन जो विचारकों ने विचार दिए, उनके रहते रहते ये आ गया कि भाई मिडिल क्लास में भी इधर और बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ है पूरी। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सारी चीजें होती रहती हैं। और अनुज ये नहीं है कि फरीदाबाद के सेक्टर 15 का मिडिल क्लास अलग होगा और सेक्टर 21 का मिडिल क्लास अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, बेगूसराय का अलग होगा। बिल्कुल। तो बताइए। मेरा ओपिनियन इस पूरे विषय पर यह है कि जो मिडिल क्लास होता है उसमें हम सब भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहे हमारे पास कितना ही कैमरा सेटअप वगैरह जितना भी आपने बताया है, अंत रिजल्ट जो निकल रहा है वो भी अभी हमने डिस्कस किया था। यूट्यूब से क्या निकल के आता है, तो यूट्यूब में येलो डॉलर ही चमक रहे हैं। ठीक है, येलो इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट येलो मेटल जो है वो साला डिमोनेटाइजेशन का साइन भी हो सकता है। तो जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, उससे निकल कुछ नहीं रहा। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास की मेरे हिसाब से 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर वो 2 रिक्वायरमेंट उसके लिए फुलफिल हो रही हैं तो मिडिल क्लास सेट है। उसका अपना भाई, उसका अपना परिवार है, उस खाने कमाने से फुर्सत नहीं है, काम करता है, आके एक पिक्चर देख लेता है परिवार के साथ, अपना सीरियल चलते हैं वैसे तो मिडिल क्लास में पिक्चर, वो घर में चलते हैं, वो भी उसे देखने पड़ते हैं। वो तो खुद ही बना लेता है। अगर जॉइंट फैमिली है तो बन ही जाती है, डेली सीरियल हो जाता है उसका। तो 2 रिक्वायरमेंट मेन लगती है मिडिल क्लास की। एक रिक्वायरमेंट है आपकी जिसे कहते हैं ना एजुकेशन और स्वास्थ्य। नहीं, वो तो दूसरी रिक्वायरमेंट में आ गए दोनों चीजें। एक होता है कि आपको थोड़ा सा कुशन देना, सेविंग्स कितना है राइट, पास, और दूसरा होता है ग्रोथ करना। अब जो ग्रोथ वाला पॉइंट है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसमें अच्छा कर रही है। आपका आर्थिक विकास वगैरह सारी दर अच्छी आ रही हैं, इन्फ्लेशन चेक में रहती है आपके फॉरेक्स वगैरह सारे अच्छे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुगने 2.5 गुने हो गए हैं, और $2 ट्रिलियन का जो है वो 2029-30 तक की इनका लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। फिर आपका अचीवेबल भी है भाई। एक्सपोर्ट, इसमें देखो जरा, ये डिफेंस में देखो क्या 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया है, जो 250-300 करोड़ का हुआ करता था 2012-13 में। तो ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं। इसके अलावा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। आपके ये किस नमो भारत आई है, ये बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ये सारी चीज़ें आते हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे, तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन पीपल यूज़ करता है, ये चीज़ ठीक है। IITs और एम्स वगैरह बन रहे हैं, वो भी हमारे मिडिल क्लास के लिए ही हैं। दूसरी चीज़, महंगाई से दुखी रहता है, महंगाई चेक में है। अब आ जाते हैं कुशन वाले पोर्शन पर। जो कुशन चाहिए होता है ना मिडिल क्लास को, वो कुशन बेसिकली क्या चाहिए होता है कि भाई मैं टैक्स दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है, ये वो उसके दिमाग में नहीं आता है, उसको लगता ही नहीं है कि सड़क मेरे पैसे से बन रही है, वो तो लगता है सरकार के पैसे से बन रही है। तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं गिनता है उस चीज़ में अपनी। दूसरी चीज़, एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि भाई एक एक्सप्रेस वे है, उस पर कितनी बार जाते हैं हम, साल में एक आध बार मैक्स। तो जो कुशन वाला एंगल आ जाता है, कुशन वाला एंगल आता है दो चीज़ों में मुझे जो लगता है, एक आता है स्वास्थ्य और दूसरा आता है शिक्षा। इसमें मिडिल क्लास इतना पैसा फूंक रहा है, एक दो बच्चे होते हैं, उनको अगर अच्छी शिक्षा देनी, हिंदू मिडिल क्लास, हाँ हिंदू मिडिल वो तो मिडिल क्लास है ही नहीं ना फिर वो तो दरिद्र है या अति दरिद्र है। तो जो हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, 10-15 हज़ार रुपए महीने की सैलरी है, सैलरी कर रहा हूँ, फीस दे रहे हैं बच्चों की। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा लो, कॉपी किताब पता नहीं, पेंसिल से लेके हर चीज तक तो स्कूल दे रहा है, जूते स्कूल दे रहा है, वो फ्री में दे रहा है, मतलब उसको बहुत महंगा दे रहा है, और बोल रहा है यहीं से लो, कई स्कूल कह रहे हैं कि यहीं से ही लो, कई कह रहे हैं कि ले सकते हो भाई, हमारा तो कह रहा है यहीं से लो। ये तो अपने की बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस स्कूल की मैं रील बना बत्ती बना दूंगा, मुझे नाम बता देना आप चुपचाप बाद में। जब इतना खर्चा, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो स्कूल हो गया, 10-15 हज़ार रुपये महीने का अगर खर्चा भर रहा है कोई, तो चाहेगा थोड़ी सी कुशनिंग हो। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? मुझे नहीं लगता सरकार अधिक कुछ कर सकती है। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ बेसिक इंफ्रा जो है स्कूलों का, वो सरकारी स्कूलों का क्या है, फुद्दू, उसमें बच्चे पढ़ाएंगे नहीं। तो सरकार भी चाहेगी कि प्राइवेट स्कूल खुलें। प्राइवेट बंदा क्यों खोलेगा? उसका बिजनेस मॉडल है वो पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो सरकार इसमें ज़्यादा नहीं घुस सकती। दूसरी चीज आ जाती है स्वास्थ्य। अब ये दो चीजें हैं, इनमें मैं जो मेरा पे आप दोबारा बोलिएगा, आप जो शिक्षा वाले में बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एक चीज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकती है, लेकिन वो शिक्षा माफिया के दबाव में ना रेगुलेट करने की कोशिश की थी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्ष पहले, वो खाली दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में आया था वैसा, वो न्यूज में आता है, उसके बाद फिर वो कुछ ना कुछ, और उसका फायदा केजरीवाल उठा लेता है कि हमने कर दिया ऐसे दिखा के। पर उसमें भी ना रेगुलेशन में भी क्या है कि रेगुलेशन में भी एक चेक आ जाता है कि भाई आप यहाँ तक जा सकते हो, है ना। तो उसके बाद एक बिजनेस इंटरेस्ट जिसके बंदे का होता है ना, वो उससे पीछे हटता है। तो मेरा मानना ये है कि एक बार तो आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे आपने सैनिक स्कूल खोले हुए हैं आपने, तो करदाता स्कूल क्यों ना हो? पिछली बार जो इस पे बात हुई तो जो करदाता जो है उसके लिए आप स्कूल बना दो, अच्छे स्कूल हों वो। और उसमें क्या है ना, आप उसमें प्रॉफिट लॉस वाला मार्जिन मत देखो। ये बड़े बड़े स्कूल तो भाई प्रॉफिट देखते हैं, डबल साला ट्रिपल फीस जा रही है। उसमें जो करदाता है उससे कुछ फीस ले लो, और वो स्कूल का मेंटेनेंस और वो सारी चीजें सही से चलती रहे, सैलरी निकालता रहे। हाँ। 10,000 की सैलरी, 10,000 जो बंदा दे रहा है वो 5,000 आराम से दे देगा और खुश होके देगा। तो इस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में डेवलप हो सकता है ना। और इससे मेरे को लगता है कि आपका जो टैक्स बेस है ना, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब लोगों को लगेगा साला सस्ती फीस है। दूसरी चीज, इसमें एक पीपीपी मॉडल के तहत हम शुरू किया जा सकता है। मतलब अगर सरकार चाहे तो पीपीपी मॉडल प्राइवेट एंटिटीज़ को कहे कि आप बनाइए और यहाँ से हम आपको इतनी रिबेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो इस तरीके का मॉडल कुछ बनाया जा सकता है, जैसे चल रहे हैं। क्या हो गया अब, ये प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई नया मॉडल है, नया इंफ्रा कैसे खड़ा करें। तो भाई आप इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ला रहे हो, थोड़े बहुत स्कूल बना सकते हो। ये एक बार का झंझट तो है, मैं मानता हूँ, पर उसके बाद लोग, ये आपका वोट बैंक भी बनेगा, करो साला इस काम को। दूसरी चीज़ जो स्वास्थ्य वाला मामला है, उसमें क्या होता है कि घर में कोई बड़ा बूढ़ा है या बच्चा है, उसको कुछ बीमारी हो गई है, एक बार में मिडिल क्लास का एक बंदा 5 साल पीछे जाता है, इतना खर्चा हो जाता है,
ठीक है, आपने करा रखे होते हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, आजकल तो लोग कराने लगे हैं, पर अभी तक नहीं कराते थे। मैंने भी अभी कराया, ऑनेस्टली बताऊं तो पहले मैं भी नहीं कराता था। तो मेरा मानना ये है कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें भाई 50 करोड़ लोगों को दे रहे हो आप, उसमें 1 आध करोड़ और बढ़ा दो भाई, कितना बढ़ जाएगा। सरकारी नौकरों को तो मिल ही रहा है, हाँ, प्राइवेट वालों को ही तो देना है। पॉइंट ये है कि मिडिल क्लास को ऐड कर दो, उसमें जो टैक्स दे रहा है उसको ऐड कर दो। और उसमें क्या है ना, उसमें एट टाइम्स क्या होता है कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वो जब आपका आयुष्मान कार्ड देखते हैं तो एट टाइम्स आपको एडमिट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई पता नहीं 6 महीने 8 महीने 10 साल तो नहीं, 10 महीने बाद पैसा आएगा। तो वो एट टाइम्स थोड़ा सा झिझकते हैं उस चीज़ से। तो उसमें करदाताओं के लिए एक सुविधा ये होनी चाहिए कि आप भाई अपना इलाज कराया और आपकी पेमेंट तुरंत कर दी गई है। तो उस इंश्योरेंस में ऐड करना है बस। 1-1.5 करोड़ लोग कितने होते हैं साला, 50 करोड़ आपने ऐड कर रखे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से आपका चेक, सारी चीजें चेक में है, ग्रोथ वाली एंगल में वो ठीक है। आपने बैंकों का भी वो कर दिया कि उसमें एनपीएस वगैरह जो चल रहे थे, बैंक का भी सही है ना। तो चीजें, हाँ, वो मैं सारी चीजें मानता हूँ, पर ये जो कुशनिंग वाला फैक्टर है ये आपको आपके उसमें ही काम आएगा, आपका वोट बैंक ही बढ़ाएगा। ये मेरा मानना है। इसमें अगर भाई मैं आपका टाइम में से 1 मिनट नहीं, मैं तो सोचा था मैं इन दोनों के बीच में क्यों बैठ गया, इन्हें तो पास ही बैठना चाहिए था। मेरे तो दोनों स्पीकर बज रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि मिडिल क्लास के बारे में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, और वो सोचेगी भी क्यों। जब मिडिल क्लास जो है, एक तो मिडिल क्लास कोई वोट बैंक, संगठित वोट बैंक नहीं है, जो जैसे अगर आप दरिद्र उसमें जाओ, पुअर उस क्लास में जाओ, तो वो संगठित वोट बैंक है, वो उस तरीके से देखता है, ठीक है। दूसरा, ये मिडिल क्लास जो है वो बटा हुआ है, जातियों में भी बटा हुआ है, धर्मों में भी बटा हुआ है, अलग अलग और फ्रैक्शंस हैं उनमें भी बटा हुआ है, आइडियोलॉजीज़ में भी बटा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो आइडियोलॉजी में यही बटा हुआ है, ठीक है। तो क्या इनको इस तरीके से अगर हम बेनिफिट करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट करती है, तो उसका लाभ वोट के रूप में मिलेगा भाई? वो एक मिलेगा, मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि हमारे जैसा बंदा देखे उन्होंने कहा साला स्कूल बन गया, इसमें आधा भाई तुम्हारे जैसा बंदा तो वैसे वोट करेगा। तुम तो रहने दो अपनी। हाँ, तो ये एक चीज़ मेरे को लगता है कि हर एक गवर्नमेंट इसीलिए मिडिल क्लास की अनदेखी कर देती है कि भाई पता नहीं वोट मिला, इससे बढ़िया वहां पे साधते हैं लोगों को जहां से वोट मिल सकता है। वोट बैंक है सबसे मेन रीजन। तो और दूसरा फिर इसमें जो ये आयुष्मान भारत वाली बात है, वो मेरे को लगता है कि बहुत सॉलिड पॉइंट है। इसमें एक चीज़ क्या थी कि केरला में, साउथ इंडिया में प्रीडोमिनेंटली केरला में 54% लोग जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके, जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं, 54% लोग आयुष्मान भारत ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके 5-5 लाख का इलाज साल में ले रहे हैं, ठीक है। पूरे भारत में गरीब लोगों ने अभी तक 50% से ऊपर गरीब लोगों ने अभी तक आयुष्मान भारत का लाभ, 7 करोड़ नंबर है, 7 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 5-5 लाख रुपए का लाभ लिया है। प्रचारित नहीं कर रही है कोई प्रचारित साला नहीं। तो ये इतना भयंकर नंबर है। और इसमें ये 2-3 करोड़ लोग अगर ऐड हो भी जाते, 2-3 करोड़ लोग ऐसे, मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट ऑफिस उनको तो आप दे रहे हो और सरकारी वालों को तो दे ही रहे हो आप, ठीक है। आपको यही ऐड करने हैं जो प्राइवेट में है, बस जो कर दे रहा है बस वही ऐड करना है आपको, और वो कर देते तो एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अंकुर भाई, तो भाई पहली बात तो मैं बता दूं दर्शकों को, भाई देखो मैं तो बीपीएल हूँ, ठीक है। मेरे पास कैमरा है, मेरा स्टूडियो में कुछ नहीं है। हाँ। ये सब कुछ अजीत भाई का है और मैं यहीं आकर शूट करता हूँ। तो पहली बात तो मेरे, ये आप नहीं बता रहे, आप हेलीकॉप्टर से आते हैं, हमारे हेलीपैड पे उतरते हैं, ये आप नहीं बता रहे। वो तो आप बेगूसराय से आते हैं जी, मैं थोड़ा ही ना आता हूँ। पर आते स्कॉर्पियो में। वो तो यार लोन पे है। और उस स्कॉर्पियो को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, उसमें एक गनर बैठा रहता है। अब ये बोलते हैं कि गनर जो है रास्ते में छीन लेता है स्कॉर्पियो किसी का, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं माथे पिस्तौल रख के। हर बार ऐसा ही होता है। वेस्टर्न यूपी के हैं हम, थोड़ा इतनी बदमाशी चाहिए। कागज जाली, जाली कागज गाड़ी दे। तो भाई दूसरी बात यह है कि देखो मिडिल क्लास को पहले से ही, आज से ही नहीं,
उम्मीद थी कि भाई अब की बार इन्हें जनता ने इस अब तरीके की बार 400 पार। अब की बार 420 पार हो गए, तो उस हिसाब से कुछ देना चाहिए था। हमें भी लग रहा था, उम्मीद से तो थी, लेकिन ऐसा कुछ उम्मीद पूरी नहीं थी, उम्मीद सी थी, लेकिन हुआ उसमें कुछ नहीं है। दुख इस बात का है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए 554 करोड़ रुपए बढ़ा करके और करीबन 3150 करोड़ उसका बजट कर दिया, उसमें सोफिया अंसारी पसमानदा तुष्टिकरण योजना नहीं लाई। क्योंकि हमारी ये डिमांड थी कि अगर हम टैक्स पेयर हैं तो असली जो पसमानदा है वो सोफिया अंसारी है, हुमा कुरैशी नहीं है, क्योंकि वो अशराफ है। और ये जो बेचारी है सोफिया अंसारी, ये दबलित कुचलित है, दबलित कुचलित और उसके कल्याण के लिए उसके नाम पे एक योजना आनी चाहिए थी। नहीं, मैं समझ रहे ना, लेकिन वो योजना नहीं लाई है सरकार। और एक महिला फाइनेंस और वो मिनिस्टर, अगर ले भी आते तो हम लोग को गौरव होता है, गौरव महसूस होता और तब हम असली जो मोदी जी कहते हैं ना, मिडिल क्लास को पुण्य मिलेगा। Yes. तो हम लोग को पुण्य का फील भी आता फील आता है कुछ। मिडिल क्लास को पुण्य मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसे कैसे इशारे कर रहे हो? अरे ये तो अपने आप हो अरे गया, ये YouTube इस पे बैन लगा देगा। अपने आप हो गया भाई। वो अपने आप तो यूं हुआ कि आपके दिमाग में सोफिया का फोटो आ गया था, इसलिए हुआ ये। तो इसलिए हमें इस बात से बहुत ज्यादा नाराजगी है। अच्छा, अनुज भाई को पता भी नहीं है सोफिया का। अरे यार, साइड से फोटो देख रहा है। वो पुलकित और मेरा ही तो विचार था ये आपने देखा ना, वो टीएमसी की एक एमपी थी, तो वो क्या करती थी, क्वेश्चन किसी और के बताए हुए पूछते थे। यहाँ मैंने भी पुलकित से एक ब्लैंक चेक लिया है। जी। तो मैंने इन्होंने कहा कि संसद में आप ये सवाल जरूर रखना कि हम परेशान हैं इस बात से, क्योंकि ये हमेशा राइट साइड रहते हैं और सोफिया का फोटो हमेशा राइट साइड पे रहता है। तो इनका वो ट्वीट में भेज दूंगा आपको। तो हालांकि ये पोल हमारी खुल गई यहाँ लेन देन वाली, तो हम तो भाई इस बात से बड़े ज्यादा। और दूसरी चीज, मतलब जैसा कि मैं तो आपको कह भी रहा था, आप तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो। अखिलेश भैया कह रहे कि भैया जो साल का 12 लाख कमाता है उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो हम तो उससे भी बहुत नीचे आते हैं, हमारा तो साला वो यूट्यूब रेवेन्यू भी नहीं बनाता इतना। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो उस दशा से देखा जाए तो मैं तो बीपीएल में आता हूँ, बिलो पॉवर्टी। एल से क्या होता है? लाइन। तो एल से तो बहुत कुछ होता है। हम तो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। इस फाइनेंस इस वाले बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। इतना ही मेरे को बजट के विषय में पता है। एंटी पुअर और ये सब भी आप बता देते, वो आता नहीं है। एक आर के लक्ष्मण का कार्टून 1970 का घूम रहा था, उसमें बोला कि नेता बोल रहा है कि मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन चलिए आप बोल रहे कह देता हूँ, दिस इज एंटी पुअर। और ये एंटी पुअर नहीं है, ये एंटी मिडिल क्लास। तो अच्छा, एक चीज और भी है, देखो जो लोअर क्लास है वो फिकल रहता है वोटिंग के टाइम पे, और उन्हीं के लिए सारी के सारी सरकारें योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उनको मिलेगा कुछ नहीं। वो एक मीम भी चल रहा था ना कि जो एकदम हाइपर क्लास है वो भी अच्छा डांस कर रहे थे उसमें सुनने के बाद, और जो लोअर मिडिल है और लोअर है वो भी, लेकिन जो मिडिल क्लास है ना उसको बेचारा ऐसा ही कर रहा है वो। क्योंकि वो खुशी नहीं है इस चीज में। हम तो फिर भी ठीक है, हमको पता है कि यार मतलब आपने इस बार सरकार ने टैक्स थोड़ा लो किया है, उससे मिडिल क्लास का कुछ 600-650 रुपए बचेगा। नहीं, 17,500 रुपये। और एसआईपी यदि करेंगे तो 17,500 करोड़ हो जाएगा अमृत काल की समाप्ति पे। वैसे और मैंने एनजीओ पता नहीं, फील तो हमें अमृत काल की जगह विष काल वाला आ रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एनजीओ बना रखा, अगर ये चाहे अपना टैक्स बचाना तो मुझे डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। भाई मेरे कमेंट करके कह देना कि भाई डोनेट। मेरे को तो लग रहा था अभी तक 2.5 मोर्चे का चक्र भी आ चुका होगा। अरे यार नहीं यार, इनका पॉडकास्ट है, मैं अपनी किताब का प्रचार इस पॉडकास्ट में नहीं करूंगा। हाँ। लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में। नहीं, आप मिडिल क्लास को लेके मेरा जो मानना है वो ये है कि जब आप पूरा देश मिडिल इनकम कंट्री में आना चाह रहा है तो उसको फ्यूल कौन करेगा? 90 करोड़ गरीब नहीं करेंगे जिनको राशन आप फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जद्दोजहद है वो दैनिक मजदूरी के सेंस से अपने बच्चों को निकाल करके एजुकेशन दें, और वो 30 साल बाद या 20 साल बाद उनको दूसरे क्लास में लीप करवाएगा। बचता है मिडिल क्लास। हाँ जी। और हमारे पास अपर क्लास 1% 2% टाइप भी नहीं है। बिल्कुल।
आपने सुना है कभी भारत में किसी के पास यॉट है? नहीं। 110 फुट की और इस टाइप की, तो आप मान के चलिए अपर क्लास एज सच तो है नहीं इंडिया में कुछ। हाँ, अंबानी जी ने थोड़ा दिखा दिया इस बार की दिखाया। यॉट वाले आ जाओ भाई, चार्टर्ड प्लेन हम भेज देंगे आपके लिए। तो उस टाइप बहुत कम इंडिविजुअल्स हैं। मिडिल क्लास को उसमें लीप लेने के लिए ना लगातार सेविंग्स भी चाहिए और उसके पैरेलली सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे IITs और IIMs की बात कर रहे थे भारद्वाज बंधु, जिनका 3 लाख से 20,000 पे चला गया यूट्यूब का व्यूअरशिप थैंक्स टू यूट्यूब। तो उसमें क्या है कि ये जो कुशनिंग जिसकी बात अनुज भी कर रहे थे, वो ये है कि आप IITs तो बना रहे हैं, लेकिन क्या वो IITs पहले के 7 IITs के एट पार हैं? 20% भी नहीं। सीट का इंटेक बढ़ गया है, टीचर्स उस क्वालिटी के नहीं है, रिसर्च लैब्स और ये सब जो है उस क्वालिटी का। एम्स का भी वही हाल है। IIM गया में खुला है, गया वाले से पूछ लो कि IIM की क्या स्थिति वहाँ पे, तो उस पे आपको वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें, अब क्या है कि आपने 1 लाख की बात मैं क्यों करता हूँ टायर 2-3 सिटीज के लिए भी, कि 12 लाख तक आप टैक्स फ्री कर दो। उसके बाद मतलब एक पिता या माता अपने बच्चों को जो भेजता है, 2 बच्चे हैं उसके, 1.5 लाख यदि वो खर्चा कर रहा है, और हम टायर 2-3 सिटी में मान लो 1.5 लाख ने, अच्छा स्कूल वहाँ भी 1 लाख रुपया ले रहा हूँ। मैं बेगूसराय की बात कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपये वहाँ भी लोग खर्चा कर रहे हैं। 2 लाख उसमें चला गया। आपके माता पिता हैं, आप घर बना रहे हो, EMI लिए, EMI उसका, कार यदि आपने लिया कम्यूट करने के लिए तो उसका EMI। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बचता घंटा कुछ नहीं है। 12 लाख के बाद भी नहीं बचता। 12 लाख में थोड़ा बहुत बच जाएगा। 7-8 लाख वाला जो है ना, उसमें तो कुछ नहीं बचता है। तो वो उसी विशेष साइकिल में वो नाचता रह जाएगा। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर अगर कमरा लेने लग जाए ना किराए पे भी, तो हाँ। 35 से 40 हज़ार रुपये किराया रहता है उसका। हाँ, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं यहाँ अब 1 नोएडा लाख की में आप बात कर रहे हैं। अब 1 लाख में क्या कर लोगे? हाँ, बताओ। वही तो। तो आपने बता दिया कि मैं 1 लाख से ऊपर की रेंज का आदमी हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, भले ही चाहे घाटे में जा रहे हो, लेकिन मतलब यार 1 लाख रुपए में होता कुछ नहीं है अगर आप अभी के टियर 1, टाइम में, टियर हाँ। 2, टियर 3 के मतलब सिटीज की आप बात करोगे। अपने बच्चों को उस तरह के एजुकेशन बार फाइनेंस में, और जनरल क्लास हो तब तो आपकी हाँ, फिर तो बस आपके एल लग गए, जो आप एल के बारे में पूछ रहे हैं। और एल वो भी मतलब क्या बिना क्या तेल लगाए। हाँ, तो तेल ग्रीस वो किसी ने लिखा था ये लाडला आवारा भाई और ये योजना लेके आ रहे हो, तो मिडिल क्लास को उसी दिन तेल ग्रीस पानी जो भी है लगा के तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है। चलिए हम अगले उस पे चलते हैं। अगला एक शंकराचार्य है, समझे? है नहीं है या पता नहीं, मैं अभी संशय में है कि थे के हैं। वो विद इन कोट्स, क्योंकि उस पे स्टे लगा हुआ है। उनके बारे में एक और महात्मा है संत, उन्होंने कहा ये फ्रॉड है, ये चोर है, और बोला कि एक शंकराचार्य के लिए ये यूज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो है भी नहीं और हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जो नियमावली बनाई थी उन नियमों के हिसाब से ये बने नहीं। और ये शंकराचार्य का एक और पर्यायवाची भी बन गया इनके लिए, कांग्रेसाचार्य करके। तो ये भी है। तो मैं आप ही से थोड़ा सा इस पे टीका टिप्पणी, आचार्य तो आप ही हैं, आचार्य तो आप ही है, पहला आप ही का बनता है। हम लोग को तो ट्रेड वाले बेचारे गुरु निंदा पता नहीं क्या क्या ट्रेड वाले हमें ज्यादा वो करते हैं, नहीं तो हम 1 घंटा ट्रोल कर लेंगे ट्रेड वाले। नहीं, आप तो क्या है ना, फरसा कास्ट वाले हो। आप तो परशुराम के वंशज हैं, परशुराम के वंशज हो, तो आपको तो वो हो जाएगा। हम भले किसी इनके नाम पे भी एक यज्ञ में करता हूँ जाके कुछ दिन में। ये जो तो क्यों कह देंगे, ये तो दयानंद वाले हैं, इनका तो काम ही है हमें इस तरीके से कहना। खैर देखो, उन जिन शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हो, ये तो पहले से ही है कि उनका ये पद संशय में था। और संशया आचार्य जी का जो अभी तक जितना भी रहा है कार्यकाल, उसमें भी आप देखोगे ना, तो वे धर्म कर्म की बात बहुत कम। जैसे कि आप गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी को देखो, तो उनसे आप धर्म अधर्म विधर्म किसी के बारे में भी सवाल करोगे तो वे बहुत क्लियरिटी के साथ में आंसर करते हैं। ये मैं थोड़ा सा ये भी यहाँ पे लोगों को करना चाहूंगा कि कुछ उनके विचार आए थे, जैसे शूद्र को लेके, अंतरजातीय विवाह को लेकर के, तो उस पे हमने कमेंट किया था। लेकिन धर्म के बारे में
पूरे अभी जितने भी धर्माचार्य, हाँ। यदि आप केवल ज्ञान के आधार पे कि आदमी पुराणों के संदर्भ, वेद के संदर्भ, उपनिषदों के, वो मुझे लगता है कि निश्चलानंद सरस्वती जी से मतलब गूढ़ता और गंभीरता से, और जो आपको समझ में आ सके, उस हिसाब से वो आपके लेवल पर आके आंसर करते हैं। हाँ। देखो, मैं आर्य समाज से हूँ और ऐसा शंकराचार्य जितने भी होंगे वो आर्य समाज का हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन निश्चलानंद जी को मैंने फ्रंट मतलब सामने बैठ के भी बहुत अच्छे तरीके से सुना है। वो अलग विषय हो सकते हैं, उन पर हमारे उनके साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन जो हमारे धर्म को लेकर जो क्वेरीज या संशय होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से उसको समझाते हैं। दूसरी बड़ी बात कि मैंने कभी उनको लग्जूरियस लाइफ जीते हुए नहीं देखा। ये जिन संशयाचार्य जी की आप विवाहों में भी वो नहीं जाते, हाँ, मुझे लगता है वो नहीं जाते हैं। उद्धव के पास नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। और संशयाचार्य जी की तो आप गाड़ी देखना, मैंने देखा उनको, मतलब एकदम लग्जूरियस लाइफ रहती है उनकी। अच्छा, अब अगर कोई ये सोचने लग जाए कि मैं सभी शंकराचार्य जी के विषय में बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। इनका आप देखोगे सारी कमेंट्री पॉलिटिक्स पे रहती है। आए दिन इनके पास में यूट्यूबर से लेकर के एएनआई तक सबके सब अपना वो माइक लेकर बैठे रहते हैं, और इनका हर एक पॉइंट पे वो राजनीतिकरण करना भी अत्यंत आवश्यक रहता है। इन्होंने जो अभी वो स्वर्ण मंडित जो मंदिर के बारे में बोला था, उसमें भी मंदिर प्रशासन ने भी ये बोल दिया कि भाई आप ये बात गलत बोल रहे हो। राजनीति के विषय में, राम मंदिर के विषय में, चाहे अंबानी की शादी के विषय में, हर जगह इनको मतलब ये रहता है कि मैं ही हूँ, मेरे को सब आता है, मैं हूँ वो, मैं सबको सब कुछ आता है मेरे को, वो वाला, हाँ वो वाला सिस्टम है इनका। तो इस तरीके से भी उनका पहले से संशय में रहा। और जिन्होंने अब इनकी जो पोल खोली है वो एक्चुअल इनके साथ के ही हैं। और जो शंकराचार्य जी, सरस्वती जी थे इनके गुरु, स्वरूपानंद, स्वरूपानंद, हाँ, 2 मठों के वो थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी। वो भी इलीगल ही था। 2 मठों के आप नहीं हो सकते। लेकिन कांग्रेस के कांग्रेस ने वो कांग्रेस क्या करे पता है, जैसे चीन वाले दलाई लामा नहीं बना लेते अपने मतलब से, कांग्रेस शंकराचार्य अपने बना रही है। अरे नहीं, उन शंकराचार्य जी का देख फोटो भी है, पादरी उनको आशीर्वाद दे रहा है। हाँ, तो जबकि आप ये चीज स्वामी निश्चलानंद जी के साथ कभी नहीं देख सकते। वो बहुत क्लैरिटी वाले आदमी इस संदर्भ में, तो इस संदर्भ में, हाँ वो देखो, बाकी देखो परमाणु अणुबम वाला सिस्टम अलग है, लेकिन इस मामले में बहुत क्लियर है। तो इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, इनका आप परमाणु बम वाला अलग बोल रहे हो, अभी तो क्लेम करेंगे ट्रैट कि मोदी का औकात दिखा दिया हमारे गुरुजी ने। नहीं देखो, और हम लोग का व्यू कम हो रहा है तो गुरुजी का एटमी तो एक काम करते हैं ना, तो हुआ है, एक दिन चलते हैं ना वहां भी, माफी मांग लेंगे। सही बात है। अरे देखो, पैर तो मोदी जी ने यार इसके छू लिए, हाँ, तो हम क्या निश्चलानंद जी के पैर हम तो बिल्कुल छू सकते हैं, अलग बात है। क्षमा फिर देखते हैं यूट्यूब पे कितनी ग्रो आती है, वो भी देखकर पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब अगला भटके हुए वही से करेंगे। हाँ, वही वो भी कर सकते हैं हम, वो भी कर सकते हैं, है ना, स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि जो मत बोलिए साले, फिर गाली देंगे हम लोग को, बोलेंगे कि ये भी बात तू हंस के बोल रहा है उपहास में। उपहास में नहीं बोल रहे हैं, सही में, मतलब कुछ चीजों को। और मुझे लगता है कि ठीक है, हम लोग ही नहीं सही, हमारी मानसिक मतलब ग्रोथ उतनी नहीं हुई कि हम शंकराचार्य की पदवी के ऊपर, और निश्चलानंद जी, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। हमने जो भी बोला अनभिज्ञता में, हो सकता है आगे भी बोलेंगे, बिल्कुल ये भी है। तो क्षमा याचना की बात हम उपहास में, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं। अगर ऐसा मौका मिला, यदि मैं आगे जाऊंगा गोवर्धन पीठ या पुरी, तो मैं जाऊंगा और मैं माफी मांग लूंगा। मुझे उसमें मैंने राजपूतों से माफी मांग ली भाई, वो साला वाले एपिसोड बताओ, वो तो फिर भी मतलब वहां से तो करोड़ों गुना अलग ऊपर की स्थिति में हुआ। और उस मठ की एक और बहुत अच्छी बात है कि उसमें राहुल गांधी छोड़ो उसकी पूरी फैमिली एंटर नहीं कर सकती। अच्छा, स्वामी ये भाई, तो केवल इसके लिए मैं गुरुजी के चरण पकड़ लूंगा। वहां स्पष्ट लिखा हुआ भाई, इंदिरा गांधी को अंदर नहीं जाने देते। अच्छा। राहुल गांधी ये लोग सब मंदिरों में घूमते हैं, उस मंदिर में नहीं जा सकते, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। नहीं, पुरी पीठ वाले थे, वो कौन से थे जो 2004 में गिरफ्तार जिन्हें कर लिया था, वो यही वाले ही नहीं थे। हाँ, तो 2009 में किया था ये, तो कांग्रेस की सरकार में दीपावली वाले दिन हवन से उठवा लेता उनको। 2004 था, 2009 था? नहीं, वो कोची, वो कोची वाले अलग थे, कांची पीठ। कांची पीठ।
कहने का मतलब यह है कि शंकराचार्य को इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए, इस प्रकार की कमेंटबाजी से और शोसेबाजी से और रीलबाजी से बचना चाहिए। रीलबाजी। हमारे जो स्वामी जी फिलहाल है ना, वे तो बिल्कुल भाई रील तो अभी अनिरुद्धाचार्य जी के कट रहे हैं, रील उनका चल रहा है अभी भाई, रील में और एक से एक जवाब दे रहे हैं। खैर चलिए, तो मेरा ओपिनियन इस पूरे मुद्दे पर यह है कि जिन शंकराचार्य जी की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्हें शंकराचार्य बोलना भी नहीं चाहिए। बोलना तो आई थिंक 2015 से ये मामला चल रहा है। 2015 में बने थे, कब बने थे? 2022 में बने हैं। अरे बहुत लेट बने, जब स्वरूपानंद जी की का देहावसान होता है, मृत्यु नहीं समाधि लेते हैं वो। राइट। सो उसके बाद पर ये जो मामला है, जितना मेरा इस पे अध्ययन है, ये पूरा मामला है पॉलिटिकल। हाँ, पूरा मामला है पॉलिटिकल। और उसका रीज़न मैं इसमें एक कहानी जोड़ता हूँ। तो एक स्वामी जी हुआ करते थे, उनका नाम था स्वामी करपात्री। करपात्री जी महाराज। हाँ जी, करपात्री जी महाराज। तो आज़ादी का जब समय चल रहा था तो उन्होंने एक गौरक्षा आंदोलन चलाया। अब वो समय तो सक्सेसफुल अधिक हुआ नहीं, आज़ादी भी मिल गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पहले कैदी भारत की जेल में वो थे स्वामी करपात्री। बताओ यार, क्यों? क्योंकि वो मांग कर रहे थे अखंड भारत की। उन्होंने कहा अखंड भारत चाहिए भाई, तो वो उन्हें पहला कैदी बनाया गया भारत की जेल में। अब उसके बाद बाहर आने के बाद जो उनकी मांगे थी, वो मतलब वोकल तो थे ही अपनी मांगों के लिए। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। 1948 में बनती है और इसकी 3 डिमांड होती हैं। 3 डिमांड, पहली डिमांड होती है आपकी कि गौवध रुकना चाहिए। दूसरी डिमांड होती है कि जो हिंदू बिल वगैरह की बात हो रही है उस पर काम नहीं होना चाहिए। और तीसरी डिमांड होती है कि जो जाति व्यवस्था बनी हुई है इसको ज्यों का त्यों रखना है। समझ रहे हो? तो आप जन्मना जाति उनके वो पक्षधर थे। ठीक है। अब क्या होता है कि आरएसएस दूसरी तरफ से एक और हिंदू पार्टी चल रही थी। आरएसएस ने जनसंघ 1951 में बनाया। 1951-52 में इलेक्शन हुए तो वो जो करपात्री जी ने पार्टी बनाई वो फालतू नहीं थी, हलवा नहीं थी वो। उसने 3 सीटें जीती हैं उस समय पहले इलेक्शन में। जनसंघ ने भी और जनसंघ ने भी 3 ही जीती हैं। ठीक है। अब जनसंघ, ये आरएसएस के जो गोलवालकर थे उस समय, उनके व्यूज जाति को लेकर अलग थे। वो कहते थे कि इसको भाई खत्म कर दो, एनिहिलेट कर दो, एक तरीके से उनका ये व्यू था। तो ये चिढ़ते थे करपात्री जी। और इन्होंने गोलवालकर से, वो भी स्वामी थे, वो भी संत ही थे ना, वो भी गुरु थे वो भी। तो इन्होंने बोला उसे, नहीं वो भगवा धारण करते थे भाई, वो पूरे मतलब उनका भी एक स्टेटस था उस चीज़ में। तो इनको बोला, गोलवालकर जी को बोला इन्होंने, करपात्री जी ने, कि आप आरएसएस के मंच से कहिए इस चीज़ को कि जो जाति व्यवस्था भी बनी हुई है वही की वही रहे। उसके बाद गोलवालकर जी ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। और यहाँ से डायरेक्शंस बहुत चेंज हो गई। उससे पहले दोनों मिलके लड़ रहे थे और यहाँ से डायरेक्शन मतलब मिलके तो खैर क्या लड़ रहे थे, बट मतलब विचार ऑलमोस्ट सेम थे, एक दूसरे को समर्थन करते थे। तो चीज़ें बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चलेगी। और ये किताबें लिखने लगे, ये अपने आर्टिकल्स लिखने गए आरएसएस पे, कि आरएसएस का जो हिंदुत्व है, आरएसएस का जो हिंदू को लेकर दर्शन है वो कितना गलत है। अब इस डायरेक्शन में बात चली गई। आरएसएस अपना बढ़ती जा रही थी अपने विचारों के साथ। 1970 में क्या होता है, 1972 में आई थिंक 72 या 73, तो करपात्री जी की जो पार्टी थी वो पार्टी टूट जाती है और वो जनसंघ में मिल जाती है। अच्छा। जनसंघ में मिल जाती है। और करपात्री जी अपने उन्हीं विचारों के साथ 1980 में उनका देहावसान हो जाता है। अब उनके विचार क्या थे? उनके विचार इसे उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे हुए हैं। और कहते हैं कि भाई शूद्र जो हैं उन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पियोगे चांडाल बन जाओगे। वो कहते हैं शूद्र है उन्हें प्रणाम मत करो, प्रणाम करोगे तो जो उन्हें प्रणाम कर रहा है वो कुत्ते घोड़े जैसा है। इस टाइप के से व्यूज़ उनके पुस्तकों में मिलते हैं। एक पुस्तक उन्होंने 1970 में ही लिख दी कि आरएसएस और हिंदू धर्म, इस टाइप से कुछ पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, शास्त्रों से निकाल। अब क्या ना, हमारे यहाँ भी शास्त्र बहुत प्रकार के हैं। अब आचार्य जी बोलते हैं कि भाई शास्त्र इतने प्रकार के हैं, उनमें कुछ त्रुटियां हैं, गलत चीज़ें लिखी हुई हैं जो आज के संदर्भ में मान्य नहीं है। आप बोल दोगे भाई ये तो शास्त्र संगत है, शास्त्र नहीं पी सकता। हाँ, शास्त्र में लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है।
तो आज के समय में नहीं माना जा सकता भाई। लेकिन हिंदुइज्म तो हमेशा फ्लूइड रहा है इन चीजों को लेकर के। तो अब ये सारे एक क्या कहते हैं, इन सारी चीजों पे मनमुटाव था। अब शंकराचार्य वाला मामला कहाँ से आ गया इसमें? शंकराचार्य वाला मामला इसलिए आया कि 1953 में जो बद्रीनाथ पीठ है, इसका असली नाम क्या है मुझे नहीं पता, बद्रीनाथ वाला जो क्या नाम है, तो ज्योतिष मठ पीठ। हाँ, ज्योतिष मठ। तो इधर जो शंकराचार्य थे उनका देहावसान होता है, उन्होंने समाधि ली। अब नए शंकराचार्य बनने थे तो ऑफर मिलता है करपात्री जी को। करपात्री जी शंकराचार्य उस समय नहीं बनते, मना कर देते हैं। पॉलिटिकल एम्बिशंस, मे बी पॉलिटिकल एम्बिशंस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बिकॉज पॉलिटिक्स में वो थे, है ना, और उनकी पार्टी बुरा नहीं कर रही थी, तो पॉलिटिक्स में वो थे। तो अब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिव थे। पॉलिटिकल नहीं, उनको लगता था कि समाज में हिंदुओं की जो दुर्गति है उसको सुधारने के लिए राजनीति के माध्यम से ही हम सही कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों गए? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब क्या है ना कि देखो, ये जो व्यूज थे इनसे हम डिसएग्री करेंगे, जो अभी बोले मैंने, पर 50 चीजें वो ऐसी थी, जैसे गौवध का, उनसे हम एग्री करते हैं। अखंड भारत है ना, 50 चीजें ऐसी हैं या अभी के इस संदर्भ में भाजपा 75 चीजें बोलती है तो हम बोले उसका मतलब हर चीज का हम सही बात है, समर्थन करेंगे। तो क्या था, 1953 में उनको ये शंकराचार्य बनने का वो मिलता है, तो वो मना कर देते हैं उस समय। अब क्या होता है कि 1973 में उनके शिष्य जो स्वरूपानंद जी थे, अभी मुक्तेश्वरानंद से पहले तो वो उनके शिष्य थे, ठीक है। और वो ये पूरी पीठ वाले भी उन्हीं के शिष्य थे। हाँ, वो तो 1973 में स्वरूपानंद जी जो हैं वो शंकराचार्य बनते हैं, और ये 2022 तक या 20 तक जितना भी रहा है वो तब तक रहते हैं। और अभी ये क्या नाम है, स्वरूपानंद जी जो थे वो जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, उसके प्रेसिडेंट थे। अच्छा, उन्होंने वो पद नहीं त्यागा। उन्होंने उस समय, वो 1973 में तो बंद हो गई थी, है ना, तो वो उसमें पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड थे कुछ ना कुछ लेवल पे। अब शिष्य थे उनके, तो ऑब्वियसली उसके लिए काम कर ही रहे होंगे। दूसरी चीज तो कहीं ना कहीं एट टाइम्स, जब 2014 में मोदी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया या फिर उसके मोदी के खिलाफ बयान दे दिया, अभी तो वो आया भी नहीं है ना। कांग्रेस ने क्या हाल मचाया है वो सब ने देखा है पूरे देश में। आने दो, काम करने दो, उसके बाद आप पीटा कौन था चौराहे पे? यही थे, ये थे शंकराचार्य जी। नहीं, उनको किसने पीटा? अखिलेश यादव, अखिलेश की सरकार में खींच के लेके गए थे। पीटना अलग होता है, खींचा रगड़ा था भाई। सोचिए ये हालत रही है। आप अभी उनके बेटे बेटियों के विवाह में भी जा सकते हैं। हाँ, जाएंगे बिल्कुल। हमें क्या है, हमें तो जो बुलाएगा हम तो चले जाएंगे, प्रेम से जो बुलाता है हम चले जाएंगे। अरे वे तो आके बैठे हुए थे चरणों में। हाँ, पहले तो पिटवा दिए और फिर आके उनके पास वो कई बार बैठे हैं। तो ये पूरा मामला है ना, कहीं ना कहीं मुझे कुंठा का लगता है, क्योंकि मुक्तेश्वरानंद जी जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है ना। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, और जो पूरी पीठ वाले हैं वो भी बोलते हैं, मोदी के खिलाफ बहुत बोलते हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे। पर पॉइंट ये आ जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कुंठा दिखती है कि भाई जो हमारे गुरु की पार्टी थी, हमारा वो आरएसएस ने तबाह कर दी। तो आरएसएस के बारे में पहले से ही बयान है, आज से नहीं है। इवन 19 में इन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेन भी किया था। और 2 बार किया, भूल जाइए, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 2004 इस टाइप के समय भी आपके कुछ ना कुछ बयान मिल जाएंगे। और ये लोग है ना, अब ये बोलते हैं कि जैसे हमारे शंकराचार्य जी का जो पद होता है ना, वैसे ही इनमें संघ प्रमुख का होता है। इन्होंने हमारी ही कॉपी करी है, और वैसे ही परंपरा अनुसार इनका पद रहता है, वैसे ही उनको भी क्या बोलते हैं, परम पूजनीय, कुछ ऐसा बोला जाता है। चालक, मतलब वैसे ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और तो मैंने भी पदवी ले रखी है, प्रातस्मरणीय वाली। और जैसे शंकराचार्य जी सबसे लास्ट में बोलते हैं, वैसे ही इनके संघ प्रमुख सबसे लास्ट में बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि क्या बात है यार, हर सभा में ऐसा ही होता है। नॉर्मल मोदी जी लास्ट में बोल रहे होते हैं, जो बड़ा नेता होता है बोलता है वैसे ही। लेकिन उनके मैंने देखे है ना, बहुत सारे उन्होंने पोस्ट लिखे हुए, आरएसएस ने अपना एक संघ प्रमुख अलग शंकराचार्य की पद्धति पे ही हमसे कॉपी पेस्ट करके तो कौन मान रहा है मोहन भागवत को कि शंकराचार्य है वो? वही कौन मान रहा है? उसने डीएनए वाली बात कही तो हमने मानी कि डीएनए एक है। हम तो नहीं मानते। तब भाई बहन में शादी करने के बाद तो डीएनए खराब हो गया, हम तो नहीं मानते उन्हें। सही बात है। इसमें एक बात जो दोनों ही करना भूल गए वो ये थी कि कांग्रेस ने
अभी मुक्तेश्वरानंद को एक लेटर दे रखा है कि नहीं नहीं ये शंकराचार्य प्रियंका हैं। गांधी वाड्रा जी ने ना, हाँ, प्रियंका गांधी। जो वही गोविंदानंद स्वामी हाँ, ने उन्होंने दिखाया बोला भी था है, कि दिखाया भी भाई, है, प्रूफ दिखाया है। ये चोर है। वो भी तो बोलते हैं, वो पूरी पीठ वाले भी बोलते हैं हाँ, पूरी पीठ वाले, हाँ, पूरी पीठ वालों ने अब मैं इनके साथ बैठूंगा, इनको खुद को कुछ आता जाता नहीं है, मैं इनके साथ बैठूंगा, ये लाइन उन्होंने बोला है। और वो भी इस बात से नाराज है कि सत्ता जो इन लोग को संरक्षण देती है। कई बार मतलब मुख्य विरोध का कारण योगी जी से और मोदी जी से, निश्चलानंद सरस्वती जी का यही है कि ये तो फ्रॉड लोगों को विदेशों में घुमा रहे हैं। पर पॉइंट पता क्या आ जाता है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट एट टाइम्स दिखता है, है ना, और उसमें दिक्कत मुझे इसलिए दिखती है कि 2004 में जो हुआ, 2004 या 2009 आप जो कह रहे थे, तो जो कांची पीठ के शंकराचार्य के जेल में साथ डाला हुआ, हाँ, आप दीपावली के दिन जो 300 स्टेटमेंट था सालों वो एक, से लगातार एक चीज चल रही है, उस समय जाकर आप पकड़ के ले आए। रीजन क्या था? दलितों को बचा रहे। जो दलित समुदाय था आसपास का, वहां पर क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा था। तो जो वो पीठ है, पीठ में जो विग्रह है, उस विग्रह की एक कॉपी कह लीजिए, वो बनाते हुए दलित समुदाय का जो वो था, उनका इलाका था, उसमें घुमाया गया और दलितों ने कन्वर्जन बंद कर दिया था। ये हुआ है वहां पर। और ये और शंकराचार्य उसके का बाद- एक्चुअल काम यही है basically ना। और जेल, पॉलिटिकल बयान देना है। जेल से वापस जब आए ना, तो सुप्रीम कोर्ट तलक क्यों केस चला और उन्होंने कहा कि इन पे कोई केस बनता ही नहीं है। क्या लेकिन आप ये देखो ना कि आज तक मौलाना साद का पता है किसी को कहाँ है? हैं? या फिर डोवाल जी गए थे बात हाँ, करने, इमाम 2 बुखारी बजे का रात पता है में। किसी को कहाँ है? उन पर हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन शंकराचार्य जी, और आप जो कह रहे हो ना, जो करपात्री महाराज ने आर्य समाज के साथ मिलकर के संसद का घेराव किया था ताकि इंदिरा गांधी गाय को सुरक्षित करें। राइट। और इंदिरा गांधी जी ने उन्हीं शंकराचार्य जी के और सब आर्य समाज के ऊपर गोलियां चलवाई थी। उसमें बहुत सारे संत मारे गए और थे। उसका आज तक डेटा ये है कि 3 लोग मारे ना गए। भाई, नहीं, उसमें दर्जनों मरे। सैकड़ों थे, सैकड़ों, 100 से ऊपर। इवन गायें थी, उसमें गायों को भी गोली लगी थी और इंदिरा गांधी ने गोली मरवाई थी। और तो फिर भी कर्म फल तो मिल जाता है। कर्मफल मिला है, लेकिन फिर भी उनके वंशज, कहते हो उत्तराधिकारियों का कांग्रेस को इस प्रकार से सपोर्ट करना किसी प्रकार से धर्मयुक्त है नहीं। नहीं करना चाहिए इनको। वे किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करें, मैं तो ये कह रहा हूं। वो कह दे कि भैया पॉलिटिक्स पे हमारा कोई कमेंटबाजी ठीक नहीं है, हम धर्म पे करेंगे बातचीत। लेकिन इस प्रकार से काम करना वो गलत चीज है। नहीं, तो ये लोग तो ये बोलते हैं ना कि धर्म से ही राजनीति चलती है। हाँ, तो इस तरह के धर्म के लॉजिक संरक्षण में ही राजनीति चलनी चाहिए और हम धर्म गुरु हैं सब। वो चीज हो जाती है। ये तो हमारा पद प्रधानमंत्री से ऊपर क्रिश्चियन थॉट है ना, जो फ्रांस वगैरह में होता था कि चर्च चर्च और वो धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों एक साथ चलते थे पहले। फिर धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हुए, इसी को ही सेक्युलरिज्म बोला गया। चर्च जब राज सत्ता से अलग हुआ, दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। अभी ये जो हम भारत में सेक्युलरिज्म बोलते हैं ना, ये है ही नहीं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ये है कि जब राज सत्ता से चर्च अलग हो गया। यार हमारा तो साला वैसे ही समाज अजीब सेक्युलर है पहले से ही बहुत सी ऐसी जो कि प्लुरलिस्टिक फेथ जो होते हैं वो सेक्युलर ही होते हैं। मतलब सेक्युलरिज्म अलग कॉन्सेप्ट ही है। ये वैसी सोसाइटीज में अप्लाई होता है जहां पहले से एक मतवादी लोग ही रहते हैं, जिनके लिए दूसरा मत नॉन एग्जिस्टेंट है। होलियर देन दाओ। भारत में ये है ही नहीं सिस्टम। भारत में क्या अच्छा है, पारसी हो आओ बस, समावेशी संरक्षण भी हम देंगे। समावेशी होना अपने आप में सेक्युलरिज्म भाई हमने मतलब अगर आप देखो आज की टाइम पे सबसे ज्यादा जो पूजा हो रही है वो साईं बाबा की हो रही है। जब हमने चांद मियां को अपना लिया बट उसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ है, कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज में। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बट आप मंदिरों में जाके देखो, हर मंदिर में आपको एक साईं बाबा की मूर्ति दिख जाएगी। भाई यहाँ का मंदिर में, यहाँ ये पार्क जहाँ से आप आते हैं वहाँ एक साइड में बनवा दिया, जाता कोई नहीं है लेकिन बनवा रखा है कि भाई जस्ट इन केस इफ समबडी वांट्स टू विजिट। वो कोई नहीं। कॉपियों में लिख देते हैं ना बच्चे पास में, ओम साई राम ओम साई राम। मैंने ऐसी कॉपियां, मैं बता रहा हूँ ग्रेजुएशन के बच्चे ऐसा करते हैं, 30 पन्ना ओम साई राम लिखा हो। मैंने कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रीत सिरोही भाई को बुलाते हैं आपके मंदिर में। वो कहेगा हटाओ इसे। प्रीत सिरोही काम बढ़िया कर रहा है। हाँ वो तो है, वो तो है जी। अगला जो प्रश्न है वो है कांवड़ यात्रा को लेकर के जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में। हाँ यार। और हल्द्वानी को लेकर के जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में,
और ये हिंदुओं के लेजर लाइट वाले लॉयर्स कहाँ हैं भाई, जो चलते हैं वो ढिंचा ढिंचा कैसे साला वो निकल रहा है, इसे थरथराती हुई वो किडनी निकलती है, वो लॉयर्स कहाँ है भाई? वो वहां पे जस्टिस रॉय जो है वो पूछते रह गए कि देयर इज नो वन फ्रॉम द अदर साइड। उस साइड से कितने वकील थे पता है? आज 26 एक तारीख पन्ने पे 22 थे, अगले का हमको पता नहीं। 22 वकील एक साथ खड़े थे। और उधर अपना लेजर लाइट और चोगा पहन करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है ये कानून हटा दो, वो कानून हटा दो, ये कर दो, देश बदल जाए, ये सब बीजीएम पीछे होता है। हाँ। बीजीएम और आंखों में से बिजली है। बीजीएम होता है भाई, लेजर लाइट लॉयर केजीएफ वाला। और बजपहिये लॉयर तो 35,000 रुपया लेके मेरा भाग गए हैं। राघव अवस्थी कब लौटाएगा 35,000 मेरे? ब्याज भी तो लगाओगे। ये सब चोर लॉयर्स हैं, विशुद्ध चोर लॉयर्स हैं, जो मतलब पैसा तुमको जितना चाहिए हम लोग यार कंट्रीब्यूट करके दे देंगे, हिंदुओं के लिए आवाज तो उठाओ। सही बात है। बस इतना ही आप लोग का, सही बात। अच्छा, अरे बोलना भी आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और बाकी जो इतना मत डरिए। अच्छा, आप देखो ना कि केरल में एक किताब छपती है, उसमें चैप्टर आता है अप्पन का। हाँ। तो उसको हमारे भट्टी जी ने रट लिया और उन्होंने कहा अरे ऐसा था कि वहां पे दो दुकानें थी, एक हिंदू की थी, एक मुसलमान की थी। हिंदू जो था वो बहुत ही गंदगी रखता था, मुसलमान बहुत सफाई रखता था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करता था। मैं उसके यहाँ से सामान खरीदता था। अब यार तुम केरल में वो काम करके आए हो, उत्तर प्रदेश के भोलों की जो दुर्दशा हो रखी है इस टाइम, वो कहीं भी भोजन करते हैं, लहसुन प्याज है, वहाँ पे नॉन वेज मिल जाता है या किसी मुसलमान के हाथ का। अब ये बात होगी कि मुसलमान के हाथ का क्यों नहीं खा सकते? भाई मुसलमान गाय खाता है, उसके हाथ का, उसके थाली प्लेट का हम भोजन नहीं कर सकते। भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मांसाहार करते हैं, हिंदू, उनके भी हाथ का बना हुआ नहीं खाते। हाँ। अब कम से कम इस चीज को, और जबकि 1000 वीडियोस हमने ऐसी देख ली कि जिसमें मूत रहे हैं, जिसमें वो थूक रहे हैं, जिसमें वो नाली में से सब्जियां निकाल रहे हैं और दूध में थूक रहे हैं, ये धर्म भ्रष्ट करने के कार्य तो हुए। उसको नहीं आप देखना, आपने बस अपन की किताब के 2 लाइन पढ़ ली और आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया। ये हर जगह हो रहा है, ये कोई एक जगह नहीं है। अभी हमने भी बड़ा वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी, अकबर नगर से हटाकर वहां सौमित्र वन बना दिया, लेकिन वो कब हटाया कि उससे पहले पक्के मकान बना के उन्होंने दिए थे। योगी महाराज को भी कोर्ट के सामने झुकना पड़ा और उनको पक्के मकान बना कर दिए। वो अलग बात है कि भाई स्टेट किस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से किन लोगों का चयन करके वहां देती है, वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन ये देखो आपके सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के जो फैसले दे रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि देश सेकुलर है, ये भी आपको कहना है और फैसले एक तरफा लेने हैं। ऐसे तो, और इसी का छोड़ दो, आप घुसपैठिए जितने आए हैं उनको भी आप मानवता के चलते उनको शरण दो, और उनको सारे जितने वेलफेयर हो रहे हैं तुम्हारे, जितना हमने लिख दिया वो सारे के सारे दो। और वो गाज कहाँ गिरती है? और रोहिंग्या को बचाने के लिए मोदी जी ने कुछ करोड़ रुपए दिए थे, आरटीआई में पता चला। हाँ, आज ही की खबर है। बिल्कुल। और 14 लाख तो एक रोहिंग्या अपने आप इकट्ठा कर लेता है फंडिंग के जरिए। वो ट्विटर पे चलता है ना उसका, 12 लाख या 14 लाख तो कर लेता है ना एक रोहिंग्या ऐसा। तो ये सब चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपने आप तो देखो ये रिव्यू होंगे नहीं, 10 साल से तो हम लोग भी कह रहे हैं, आपकी भी बहुत सारे वीडियोस देखते ही हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं। और मुझे तो पता लगा है कि सीजीआई ने वो वाला आपका वीडियो देख लिया जिसमें कि वो कपिल सिब्बल को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो वो भी देख लिया है। मुझे पता लगा कि कुछ दिनों में आपके पास नोटिस पहुंचने वाला है। इनके पास में कर्नाटक से अलग और तमिलनाडु से अलग एक ही धारा में पहुंचेगी। ये आदमी अलग टैलेंट के साथ में, उन्होंने कहा कि एक ही सींग क्यों, तुम्हारे दोनों सींग होने चाहिए, है नहीं? और वो इन्होंने तो वैम्पायर तो बना के डाल ही रखा है। मैंने तो फिर वो उजला वाला पजामा निकाल के रखा हुआ था, किस दिन तमिलनाडु पुलिस आएगी तो फिर मैं जो है नहीं, इन्होंने तो वो एक वीडियो में आपको वैम्पायर बनाई दिया। हाँ, अब सींग भी होने चाहिए, तो वो भी हो गया आप लोगों के। तो इस तरीके से अब जनता सड़क पर उतरने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है। भाई साहब, भाई मुझे लगता है कि देखो बात रहेगी बीच में। हाँ, बोलो। किसान आंदोलन हुआ, उस ये किसान आंदोलन हुआ, उसमें रास्ते खोल दो। अभी आया था आदेश कि हरियाणा के पुलिस को खोल देना चाहिए। और वो लोग जिस चीजों से उनको कोई मतलब नहीं, भारतीय न्याय संहिता में पहली बार 3 कानून बने, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। भाई वो 3 है और काले हैं, काले कानून हो गए ना, जो कृषि कानून भी 3 थे। 3 जहां पे भी होगा टिकट जो है, जो ट्रैक्टर मार्च कराएंगे तो वो होगा जी।
आप भी इधर रह के थोड़ी बहुत तो सीख ही गए। तो जहां पर भी कुछ भी कंट्री के वेलफेयर का काम होगा, स्थानीय लोगों के वेलफेयर का काम होगा, टैक्स पेयर्स के वेलफेयर का काम होगा, वहां वहां हमारे मियां लाडो का टांग घुसाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। किसी दिन यही लोग बाहर निकलेंगे और भाई ये वाले जगह मेरा चेहरा दिखा देना जो अभी किया है, कट करके। हाँ, गर्वित भाई देखो आप हल्द्वानी पे बोलिए, हल्द्वानी पे हल्द्वानी में आपने क्वेश्चन ही नहीं किया। मैं दोनों इनसे पे किया, सब पे अच्छा, किया। दोनों पे आप किया। जो है अपना मतलब का आप पकड़ लेते हैं, उसके बाद बाकी अगर हल्द्वानी का किया होता तो हल्द्वानी पे मैं पहला आंसर करता। मैं दोनों पे दो दो लाइनें बोलता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो हल्द्वानी का केस देखो भाई, ऐसा है कि एक स्थान है, उस स्थान पे किसी दूसरे स्थान का व्यक्ति चला गया। सपोज करो एक सिटी है ए, एक सिटी है बी, बी सिटी से निकल के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ए सिटी में आ जाती है, और ए सिटी के जो है लोगों वहां पे अपना मत जो है वो बढ़ाते जाते हैं और वो पॉपुलेशन, हाँ मतलब अपना पॉपुलेशन बढ़ाते जाते हैं और अब वो वहां पे मेजॉरिटी हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा गेम वही है कि पॉपुलेशन डिसबैलेंस करना है, इम्बैलेंस करना है, और यहाँ पे हम मेजॉरिटी में हैं तो यहाँ पे भी मेजॉरिटी बने, यहाँ पे भी, इस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता देखा है हमने, और अब तो कोर्ट ने खुद ने कह दिया है भाई कि इस तरीके से तो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी बन जाएगा। तो छुटभैया कोर्ट ने कहा ना, इलाहाबाद कोर्ट, वो चंचूर से थोड़े बड़ा है। पॉइंट क्या, तो अब यहाँ पे कोर्ट को कानून देखने चाहिए, Exactly. या फिर साला दिमाग में संवेदनाएं जो चल रही हैं उसके बेस पर आप करोगे। संवेदनाएं भी तुम्हारी कैसी कॉम्प्रोमाइज सेंसिटिविटीज हैं, और एक तरफा है। खोड़ा गांव एक या तरफा कोई था ना, वहां पे 1 लाख लोग विस्थापित हो रहे थे। उस पे बोला था कि शरणार्थियों पे, इस अतिक्रमणकारियों के लिए हमारे पास कोई सिंपैथी नहीं है। हाँ। वहां तुमने मूल्य देखे, तुम्हारी साला हर होल से भाग गए। यस। तो और कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि रेलवे की जमीन पर अगर कहीं भी कब्जा होगा तो हम ये आदेश देते हैं कि वो अपने आप एक्शन लें। और जैसे एक्शन लिया तुरंत ही तो विधवा विलाप शुरू हो गया इनका। यही गेम यही है ना भाई कि आप पूरा का पूरा जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए संवेदनाएं रख रहे हो, समर्पित हो, और दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप जो है कह रहे हो ठीक है इनको तो पड़े रहने दो, इनको तो 100 करोड़ है साले, बहुत हाँ, है। हाँ। तो अगर ये कावड़ी वाला केस भी है तो उसमें मेरे को एक मैं एग्जांपल मैंने अपनी वीडियो में भी पूछा था, यहाँ पे भी पूछता हूँ, उसका उत्तर मेरे को लोग दे दे कमेंट में लिख के। सुनील नाम का लड़का है, सुनील नाम के लड़के ने नूरे इस्लाम नाम का होटल खोल लिया या ढाबा खोल लिया। वहाँ पे वो नॉन हलाल मीट ही सर्व करता है या नॉन हलाल फूड ही सर्व करता है। अब नूरे इस्लाम देखकर किसी रमज़ान ने या किसी रज़ाक ने कहा कि भाई ये तो अपना है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे तो हलाल मीट ही मिलेगा, उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये रहेगा। तो वहाँ पे जाता है और वहाँ से फूड ऑर्डर करता है, खूब दबा के खाता है, और ऐसे बहुत सारे उस कम्युनिटी के लोग करते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि भाई ये तो नॉन हलाल फूड ही बेच रहा था और ये तो सुनील है। तो भाई उसके बाद कौन सा कोर्ट है जो मेरे को ये बता दे इस तरीके का जजमेंट दे देगा? हाँ। और कौन बात जाएगी, कोर्ट तक बात नहीं जाएगी। और क्या कम्युनिटी इस तरीके के जजमेंट को मान लेगी? ये मेरे को उत्तर चाहिए सब लोगों से, चाहे वो इस कम्युनिटी के हैं चाहे वो उस कम्युनिटी के हैं। बताओ भाई। मेरा मानना है कोर्ट तक बात नहीं पहुंचनी, वही भीड़ आएगी तो अपना फैसला खुद कर देगी। तो भाई तुम सहिष्णु हो, केवल यही आपकी गलती है, यही गलती है ना, फिर तो सहिष्णु होना गलती हो गई। वो तो ये कह रहा है कि नहीं कानून को अपने हाथ में लो, और जब तक तुम हाथ में नहीं लोगे हम इसी तरीके के डिसीजंस देते रहेंगे। एक आदमी ने बड़ा बढ़िया इसी पे पैरेलल दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जो पारदर्शिता और जो ब्लैक मनी अंडर द टेबल कैश ट्रांजैक्शंस होते थे उसको बंद करने के लिए लाया गया था। उसमें तुमने कहा कि नहीं सब कुछ सार्वजनिक करो, वोटर का राइट है ये जानना। और यहाँ पे क्या मतलब खाने वालों का राइट नहीं है कि जानना कि वहाँ हलाल या नॉन हलाल मिलता है, थूका मिलता है, मालिक कौन है। जो तमिलनाडु में या केरला में कौन से जज की बात हुई है अभी,
केरला में ना, भट्टी। उन्हें तो पता था कि ये मुसलमान रहा हुआ है, हिंदू उनको बना पता है कि वो दुबई से भी आया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करता है और ये मुसलमान है, और उनको ये भी पता है कि हिंदू है और वो गंदा फूड देता है। ये ना एनसीईआरटी में बेसिकली एक चैप्टर था। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपन वाला। अपन और असलम ही ऐसे अपन और अशरफ, राइट था तो सही कुछ तो ये चैप्टर पढ़ रखा है। वही चैप्टर है और वो केरल में ही चलता है चैप्टर, वो इधर है भी नहीं। है। ये साला एक नेसेसरी स्टेप है जो योगी सरकार ने लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हलाल को खत्म करने का सबसे पहला स्टेप अब है। उन्होंने बोल दिया कि हलाल पर तो हमें फैसला करना। आज ही 26 तारीख है, आज उसकी सेकंड हियरिंग है। हियरिंग क्या मेरे नहीं, अब की बार अध्यादेश सरकार लाएंगे क्या? ये सरकार की तरफ, हाँ ये तो कंफर्म हो गया है। अध्यादेश लाएंगे। ये तो लाएगी, योगी तो लाएगा। अध्यादेश लाएगी। अच्छा लाएगी। हाँ, उन्होंने मेरा कह दिया। ट्वीट पढ़ते हैं इनके भी लोग लगते नहीं नहीं, आज मैं जब नहीं, ये तो उनकी दिख ही रहा था, ये तो पहले से ही थी। इनको पता था कि कोर्ट करेगा ऐसा। को स्ट्रॉन्ग करके यूपी में उसको लागू करना है। दूसरी बात कि हलाल वाले महाकुंभ को, में भी कुछ आया ना, महाकुंभ में भी करेंगे ये। वो तो वो में तो पिछली बार भी करना था। ही पड़ेगा भाई। और इन्होंने ये बोल दिया है कि हलाल है या नॉन हलाल है, महाकुंभ ये में तो स्पष्ट करना मुसलमान पड़ेगा। बैन होने चाहिए। वहां तो प्रतिबंध, अरे हर एक उसमें वो प्रतिबंधित कुछ होना नहीं चाहिए। दिखना चाहिए, मतलब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और इस तरह का महाकुंभ जैसा वहां पे तो मुस्लिम के होने का औचित्य नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ हाँ, कन्वर्जन कोई करवा रहा है आर्य समाज हाँ, को, वो शुद्धि allow वाला आ सकता है। वो वाला। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो भी एंटर होता है ना, हर जगह पे एक पंचामृत रखना चाहिए। हाँ। वो पंचामृत सबको पिलाना चाहिए। हाँ। उसमें गंगा जल गौमूत्र होना चाहिए अवश्यम तौर पर, और उसी से ही पता लग जाएगा। वो कागज भी ना दिखाए उसका तो खुद पता लग जाएगा। वो कहेगा पंचामृत बेटा गौमूत्र वाला है, आओ ले लो, और वो छिड़काव भी करे उनको। उसी दिन पता लग जाएगा। जैसे होता है ना, गायत्री मंत्र बोलने से भूत पिशाच सब भाग जाते हैं, हनुमान चालीसा गाने से, वैसे ही उसे देख लेना आप, सारे भूत पिशाच भाग जाएंगे। तो आई थिंक मोटा मोटा तो उन्होंने बोल दिया। नहीं नहीं, पतला पतला आपको बोलता हूं। अभी एक चीज रहेगी, आप नहीं बोल लोगे तो मैं बोल लूंगा। हाँ, आप बोलो, आपकी चीज मुझे नहीं पता, आप कौन सी चीज बोलना आप चाहते हो? पतली बोल लो, हम बरीक बोल लेंगे उसके बाद। तो मेरा पॉइंट इस पे सिर्फ ये है कि ये जो चीज की जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये एक ब्रिलियंट सही डायरेक्शन में लिया गया कदम है। रीजन बताता हूं, क्योंकि जो हलाल की इकोनॉमी जब हम बात करते हैं तो हलाल आज की डेट में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। साला हम 3-4 साल में ये बताया जा रहा है 2027 तक ये करीब 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत की GDP एक्सीड कर भारत देंगे। की 7.2 ट्रिलियन डॉलर इन 2027 हलाल इकोनॉमी। और हो क्या रहा है, जगह जगह अलग अलग देशों में एक एक संस्था है, जैसे भारत में वो है जमीयत उलमा हिंद, वो आपको एक सर्टिफिकेट का PDF भेज देती होगी। कॉस्ट लगा साला कुछ नहीं, प्रिंट आउट का खर्चा भी नहीं है। हर साल रिन्यू करवाना है। हर साल या हर 3 साल हर 3 साल में रिन्यू कराना। 2 तरीके हैं, 3 साल वाले के कॉस्ट अलग है, साल वाले के कॉस्ट अलग है। हाँ, तो 3 साल वाले में 60,000 रुपए ब्रांड के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हल्दीराम हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय को हर 3 साल में 60,000 रुपए देने हैं, और हिमालय के जितने प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स की अलग कॉस्ट है, 1500 रुपए हर प्रोडक्ट की कॉस्ट। अच्छा, हाँ, कंपनी की अलग है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि RDX का भी तो दाम बढ़ रहा है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई हलाल सर्टिफिकेशन वाला भारत में नहीं बिक रहा है। दूसरी चीज, सही बात, पूरी कंपनी को सर्टिफिकेशन जा रहा भाई। वो साला बेचे ना बेचे, पूरी कंपनी सर्टिफाई हो रही है हलाल से। अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाला मामला, एम्प्लॉयमेंट आपको सिर्फ काटने से लेकर आगे तक पैकेजिंग तक टैग लगाने तक एक पर्टिकुलर समाज को ही, मुस्लिम समाज को उसमें मिल रही है। ठीक है, और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि पशुवत तक है, ये हर चीज में घुस रही है साला। एक तो बिल्डिंग आ गई है, हलाल बिल्डिंग, केरल में हलाल बिल्डिंग बनी है, उसकी ऐड किया पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया। हाँ, बताओ। और वो केवल एक जगह पे नहीं होगी, वो तो भैया पायलट प्रोजेक्ट है उसका। राइट, हर सोसाइटी अब बनेगी एक्सक्लूसिव। टूरिज्म भी है, हलाल टूरिज्म भी है। तो अब क्या हलाल स्टॉक मार्केट। भाई आप मुझे बताइए कि ये सारी जो जॉब्स आप कह रहे हो कि मुसलमानों को मिलेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये भारतीय संविधान के अनुरूप है कि आप रिलीजन के आधार पर दे रहे हो? नहीं है। दूसरी चीज, आप दूसरे समाज के लोगों का हक मान रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने नाम लिखवाने वाला जो सिस्टम आया कि आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी दुकान के बाहर, तो इस सिस्टम के बाद देयर आर चांसेस, काफी चांसेस हैं कि दूसरे समाज के लोगों को नौकरी ना दी जाए, एक पर्टिकुलर समाज के हिंदू समाज के लोगों को नौकरी अधिक मिले। तो साला वहां पे तुम कम कर रहे हो तो यहाँ पे तो लेने दो।
तो मेरा पॉइंट ये है कि ये एक अच्छी डायरेक्शन में लिया गया कदम है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को ये बताएगा कि भाई आपके फूड में क्या है, नमक है क्या है, आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, सुअर की चर्बी है क्या मिला हुआ है, ठीक है। वो आपको वैसे तो देखो क्या होता है ना, जब आप दुकान पे जाते हो चीजें, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कौन है सामने वाला, पर वो हम लोगों को होता है, बाकियों को नहीं होता। फिर यूपीआई भी है एक चीज अच्छी, यूपीआई ने बहुत क्रांति लाई है इस क्षेत्र में। अरे क्विंट ने आर्टिकल लिखा था इस बात पे। बट स्टिल ये साला 2006 के कानून है कि आपको लाइसेंस लगाना है, वो लगाना है, नाम वगैरह 2011 में रूल बने हैं। टैक्सी के पीछे नहीं रहता है, एप्पल बना रहेगा, उसमें ऑनर का नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब रहता है लिखा हुआ। सही बात है उसमें तो मुझे यही लगता है कि दोनों तरीके से, एक तो जागरूकता के तौर पे भी, एक जो जॉब्स हैं हिंदुओं के लिए उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। तो एक मास्टर स्ट्रोक मैं इसको मानता हूं, पर इम्प्लीमेंट ढंग से हो जाए। एक पॉइंट ये भी है भाई, इसमें क्या स्ट्रक्चर कमेटी, अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर कमेटी कहती है कि जो गवर्नमेंट संस्थान हैं या और नौकरियां हैं उनमें मुसलमानों की भागीदारी कम है, तो हमें मुसलमानों की भागीदारी उन जगहों पे बढ़ानी है। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो हाथ के काम है जितने भी, वहां पे तो मुसलमानों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके की कम्युनिटी, इस तरीके की कोई वो बने, कमेटी बने और वो कहे कि हाथ की भागीदारी में हमें हिंदुओं की भागीदारी बढ़ानी है, वहां से जॉब छीन। वहां पे ये भीम मीम वाले ना, जितनी आबादी उतना हक, वहां पे बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कानून है ये आपको मोटा माटी उस चीज को होता हुआ फील कराएगा, वैसा हो रहा है। देहरादून में हुआ ये केस। हाँ, देहरादून साक्षी में होटल था, एक कोई होटल था, उसमें से उन्होंने विधर्मी जो लोग थे काम कर रहे थे उनको निकाल दिया, सबको निकाल दिया कि एटलीस्ट जब तक कांवड़ चल रही है तब तक तो नहीं करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो इस तरीके की चीजें वहां पे हुई। हलाल के थ्रू ये काम कर रहे हो। अरे हलाल पे लॉजिक क्या देंगे ना, पतंजलि वालों से पूछो। हाँ, मतलब मैं तो एक एक को पूछूंगा इसी तरह से, जो हमारे तरफ के बोले नहीं आप समझे ना, हमें दुबई में माल बेचना। तुम यार खाली एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट पे लगाओ ना, तुम भारत में जो बेच रहे हो उस प्रोडक्ट पे हलाल क्यों दिखा रहे हो तुम? इसमें क्या था, केरला से बाबा रामदेव के ऊपर फतवे निकल गए थे कि पतंजलि को बॉयकॉट करो, ये करो वो करो, तो पूरे मुस्लिम समाज ने बॉयकॉट किया था। बुली करने का वो तरीका है ऐसे भी बॉयकॉट करेगा, वो हमदर्द, वो फिर भी नहीं लेगा, राइट। चिंकार और वही लेगा। पॉइंट क्या है, देखो बुली करने का तरीका, बुली तो करा। हलाल सर्टिफिकेट लें। हाँ, इससे पहले मतलब नहीं ले रहे थे वो जब तक पतंजलि, तो बोला गया वो पता नहीं कहां से फतवा निकाला कि इसका मत लेना, इसमें तो गौमूत्र होता है, ये वो इस टाइप से। उसके बाद ले लिया इन्होंने। देखो यार, जो इन्होंने करने का तरीका हलाल सर्टिफिकेशन से पैसा कमाते हैं, हिंदुओं के नाम रख करके उससे पैसा कमाते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा अलग, उसके बाद में जो हमसे पैसा कमाते हैं उसमें जकात फाउंडेशन का पैसा अलग है, जो कि 70-80 हजार करोड़ तो इंडिया में वैसे ही इकट्ठा हो जाता है, जो हमारी नजर में है। और यही जकात कितने बम बन जाते होंगे यार। नहीं, उससे मैं बता रहा हूँ ना, उससे मानव बम कैसे बनते हैं। जकात फाउंडेशन ने दिल्ली के अंदर जितने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया, वो पूरा पैसा जकात फाउंडेशन ने ही दिया था। जितना हमारे धर्म ग्रंथों को एकत्र करके और उनके अंदर से खास तौर पे दलित समाज को भड़काने का जितना रिसर्च का काम चल रहा है, वो पूरा जकात फाउंडेशन से होता है। मैं उन्हीं बमों की बात कर रहा था। बम मतलब फटने वाले ही नहीं, हाँ, सुसुप्त फोड़ने वाले भी होते हैं। और दूसरी कि एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें सारी चीजें बैठ करके, जो होता है ना थिंक टैंक। अब यहाँ क्या होता है कि अमित मालवीय जी क्या है, हमारे थिंक टैंक है, क्योंकि वो 400 रीट्वीट करते हैं डेली के। अपने के तो पास में ऐसे ऐसे हैं, उनके थिंक टैंक का तुम्हें पता नहीं लगेगा। वो लोग क्या है ना भाई, वो बेसमेंट में बैठकर आराम से काम करते हैं, देखते हैं वहां करता है, टैंक उनके ऊपर चलते हैं, बम अलग से फोड़ते हैं। उनके पास में है वो सारी चीजें। उनके पास में क्या है ना, 1400 साल का इतिहास है, और उस इतिहास से वो बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप इस्लामिक विचारधारा को और उनके इकोसिस्टम को समझने के लिए जाओगे ना, तो आप ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य नहीं, तो आप क्रूसेड काल से, आपने कह दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रूसेड काल से वो सोचते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो उमैयत रही हैं, जो उस टाइम के टर्की के जो खलीफा रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से काम किया। बोलो बोलो भाई। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड स्टे ऑफ यूपी उत्तराखंड डायरेक्टिव टू ईटरीज टू डिस्प्ले ऑनर एंड स्टाफ ने, बता। अभी भी 26 था, आज ही सुनवाई थी, आज ही हम बात कर रहे थे। इनके लोग गए नहीं क्या फिर आज भी? पता ही कोई ठीक नहीं है। हाँ,
तो हमें वहां से समझना पड़ेगा ये लोग क्या है, ये इतिहास नहीं बोलते। हम तो 2013 भूल गए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। ये उन चीजों से सीखते हैं। जब हम यहूदियों को पीछे हटा सकते हैं, क्रिश्चियंस को पीछे हटा सकते हैं, भाई उन्हीं से 56 देश छीन के बनाए इन्होंने। तो ये इंडिया में जो डिवाइडेड हो चुके हैं ऑलरेडी, इनको कैसे काटना है। जो मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि ये ओबीसीज को शूद्र कहना शुरू कर देंगे, और अब की बार ये हुआ है, और उसमें बढ़ चढ़ करके योगदान दिया समाजवादी पार्टी और उसके कोर वोटर्स ने। हमें किस तरीके से जातियों में तोड़कर के 240 आ भी गई। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के इनके कोत्तक लग रहे ना कि भैया 500 करोड़ वहां बढ़ा दो, इनको 3500 करोड़ दे दो, ये तुष्टिकरण वो तृप्तिकरण करो, ये आगे 40 भी नहीं आने की। उनका पहले से रहा है साम्राज्यवादी सोच, हमारी ऐसा लोकतांत्रिक सोच कि हम तो पहले से लोकतांत्रिक रहे हैं जी, भगवान श्री कृष्ण के जमाने से, भगवान राम के जमाने से, और वो साम्राज्यवादी सोच के तहत सारा काम करते हैं। इसलिए जो उनके पास पैसा है उसका इस्तेमाल ढंग से करते हैं। एक तो हमारे पास पैसा नहीं, दूसरी बात विचारशील लोग हैं तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं। ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएंगे, एक जगह पे 4 लोग बैठ जाएंगे तो साला 5वें दिन उनमें लड़ाई हो जाएगी। तो इस वजह से है ये प्रॉब्लम कि हम लोग उस लेवल पर लड़ ही नहीं सकते। अगर लड़ने की तैयारी भी करेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई एक ही चीज नहीं है, हलाल में हर चीज है। उनका टॉफी से लेकर कुरकुरे, बिस्किट, इवन शैम्पू, बच्चों के डाइपर्स, छुट्टियां, बिल्डिंग, जमीन, लिपस्टिक। हलाल लिपस्टिक का स्वाद तो मैंने भी लिया है, बहुत अच्छी बात है वो तो। चलिए खैर, हाँ नहीं वो लिपस्टिक लगा हुआ था, मैंने लगाया था। जी जी, वैसे वाला नहीं जी। तो आपने फिर ना तो मुझे लिपस्टिक पसंद है और ना ही उसका स्वाद। तो अगर हम इस पूरे नैरेटिव को समझेंगे ना, तो हमें पता लगेगा कि निकट भविष्य में हिंदुओं का जो भविष्य है वो बहुत खतरे में है। लेकिन अगर हम अपने इस, कहते हैं ना कि वो हम हिंदू जो है ना अपने एक कंफर्ट जोन में है, बबल में, हाँ, और उसमें हम खुश हैं। बस हम ये देख के खुश हैं कि पड़ोसी की तरक्की नहीं हो रही। नहीं, हम इस चीज को देख के खुश हैं कि अभी तक आग हमारे घर में नहीं पहुंची है। और हमें एक शेर याद आता है कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती नहीं मिटती, ये चीज हो रखी है हमारे साथ में। मतलब गुस्सा आता है। अच्छा, हल्द्वानी में आप देखो, उत्तराखंड देवभूमि, और वो नैनीताल के पास पड़ता है, वहां आप डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, 47,000 लोग। हाँ, और वो केवल इंडियन मुस्लिम्स नहीं है, उनमें से बहुत सारे लोग जो इन्होंने छिपाए हुए हैं वहां, जो बाहर से आए हुए रोहिंग्या बदमाश थे। आज सुबह वीडियो देखा, वो साला कोई बांग्लादेशी यूट्यूबर वीडियो बना रहा है कि भारत में कहाँ बताओ साल भाई, किताब वीडियो बना के बता रहा है कि 101 तरीके। अरे ममता बनर्जी ने कह दिया बांग्लादेश में अगर कोई परेशान है तो इधर आ जाओ। हम तो सीए में आप कह रहे हो कि नहीं भाई हम अलाउ नहीं करेंगे, और उसके लिए कह रहे हो आ जाओ। क्या बात है। तो यहाँ तो वही चीज है कि तो फिर भी हम केरल में फॉरेन सेक्रेटरी जब बना रहे हैं, हाँ, तो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ बंगाल, केरल स्टेट का विदेश मंत्री, कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप को एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर लिया। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो ये बहुत चिंतनीय है। ये आपकी आने वाली नस्लें और फसलें खतरे में है। बच्चे या तो पैदा ना करो, पैदा करो तो उनके लिए कुछ ऐसी तैयारी कर दो कि भाई बाकी का काम बच्चे पैदा करोगे तो टैक्स जो ले तो वो कहां से दोगे भाई। हिंदू तो यही जोड़ घटाव करता है ना, बस यार पैदा तो करने बोल रही है लोग, और टैक्स जो है 3 लाख तक ही माफ है। उसके बाद बोले जोड़ तोड़ के 8.25 लाख तक, 3-4 बच्चे पैदा हुए तो 8 लाख तो एजुकेशन में चला जाएगा। नहीं तो भाई उनकी सोच सही है ना। देखो, बच्चा पैदा करो, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, वहां तक तुम्हें राशन मिलेगा, कोटे से तुम्हें राशन मिलेगा, वजीफा मिलेगा, फिर जाओ पंचर साटो, पंचर नहीं। उसके बाद में एक और चीज है, सरकारी जमीन पर तुम कब्जा कर लो, कब्जा करके वहां पर अस्थायी निवास बना लो, और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री आवास योजना, वहां पे 21 वकील खड़े करने का काम जकात फाउंडेशन का है। वहां जो हलाल इकोनॉमी से पैसा जा रहा है ना, वहां हम इकट्ठा करेंगे। 47,000 लोगों को मकान दिलवाना यार आम बात नहीं होती भाई। तुम एक मकान लेके दिखा दो सरकारी, किसी जमीन पर कब्जा करके देखो, अगले दिन तुम्हें छेद पीट के वहां से काट देंगे। पता है वो गोमती पुल पे जो कश्मीरियों ने आकर के और वो ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम करा था, वो फेंक दिए गए थे क्योंकि वहां से सीएम का काफिला निकलता था, और उन लोगों को शक था कि रेकी करते हैं। जब वहां से उनको पहले कहा गया, नोटिस दिए गए, 3-4 बार नहीं हटे। मैं कह रहा हूं ना, खबरों का खतनीकरण ऐसे ही होता है। नहीं बताया जाता कि उनको पहले इतनी बार नोटिस दिया गया था, जब उठाकर फेंक दिए गए तो उसका कितना
रोना हुआ था, और वो सारी इतनी बड़ी खबर बनाई गई कि वापस से वो लोग वहीं बैठे। क्यों बैठे वो लोग? उनको पता है कि पूरा इकोसिस्टम हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, और वो परिस्थितियां पैदा करवाई जाती हैं कि जब लठ बजे। बरेली में अभी गोसगंज नाम का एक गांव है, वहां पे जो पंचायत की तरफ से जो सरकार एक वो बनाती है पुलिस वाला, उन्होंने ही पीट पीट कर मार दिया एक बंदे को, तेजराम नाम था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लिंचिंग जो अभी हुई है, और उसमें 10 गांव से लोग बुलाए गए थे। मंदिर के सामने आपत्तिजनक हिंदू के खिलाफ उसमें नारेबाजी और डीजे पे सॉन्ग्स चले थे, और ऐसे चलते ना 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, ये सब चलता है, और काफिरों का अंत करेंगे, ऐसी सिख बुरानी इनकी कव्वालियां हैं। उसके खिलाफ सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई ये नई परंपरा मत निकालो। क्या हाल करा उन्होंने, उस पर किसी की चर्चा नहीं होगी। लेकिन रुड़की में एक रिक्शा वाले ने जानबूझ के पहले कवड़े को टक्कर मारी, उसका जल गिरवाया, वो बेचारा कहां से पैदल आया और कहां जाना था उसको, उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, सिर्फ रिक्शा तोड़ा। और फिर कावड़ियों की बदमाशी देख लो, हर एक उसमें नैरेटिव चल रहा है। ये बिना पैसे के नहीं चलता, ये हमारे घर से पैसा जा रहा है हलाल इकोनॉमी में। ये नैरेटिव ना पहुंच चुके हैं घर घर में, घर घर पहुंच चुका है। मैं अच्छे से जानता हूँ कुछ लोगों को, मैं नाम वाम तो क्या लूं, उन्होंने मुझसे कहा कावड़े तो सारे गुंडे होते हैं। ये भाई गांव-गांव में मुहावरे पहुंच चुके हैं। ये कावड़ तो वो लोग लेने जा रहे हैं जो बदमाशी करते हैं, जो खाली बैठे हैं, जो अपना नशाबाजी करते हैं। इसको कह देते हैं मनुवादिता। और आपको एक और बात बताऊं, 80% उसमें दलित और ओबीसी जाते हैं, उसमें बहुत कम जाते हैं ये लोग। और वही लोग ये सारे आप कह रहे ना कि हम तो शक्ल देख के पहचान लेते हैं, भाई जो वो रिक्शा तोड़ रहे या गाड़ी तोड़ रहे उनकी शक्ल देख के क्यों नहीं पहचान लेते? हमारे पापा यही बात, मतलब गांव जाता था, यही कहते हैं कि धर्म बचा हुआ है इन्हीं लोगों का। बिल्कुल सही बात है कि तुम, मतलब हम लोग जो अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कितने बार जाते हो मंदिर, और कितने बार तुम ग्रुप बना करके चाहे अयोध्या जी चले गए, काशी जी चले गए, या अन्य जगहों पे कांवड़ यात्रा, इन सब में डिस्प्रोपोर्शनेटली जाते हैं। हालांकि 85% जनता जो है वही है लेकिन वो 90-95% मुझे लगता है कि कांवड़ उठा के चलने वाले यही लोग होते हैं जिनके कंधों पे वो धर्म का वृषभ जो है अभी तक खड़ा है। और यही उनकी मेन प्रॉब्लम है। इकोसिस्टम की मेन प्रॉब्लम क्या है कि यार ये लोग हर शाम तो इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक समय आता है, एक महीने भर इकट्ठा होके ये चलता है, हमें ये तोड़ना। अच्छा, एक वो देखा था आपने इंटरव्यू, एक अनिल यादव था, तो उसने कहा कि तुम्हारी जात क्या है, तो उसने कहा हम हिंदू हैं। उसकी तो झंड होगी थी। उसी चीज का नैरेटिव ये बनाया गया है। मैक्सिमम तौर पर क्या होता था कि आपने देखा होगा जो इंदिरा आवास पहले जो बसे थे, संजय गांधी की प्लानिंग थी, उसमें ये होता था कि मुस्लिम बीच में होते थे, बाकी जो है ना दलित, वाल्मीकि, ये सब लोग बसते थे, और मैक्सिमम इन्हीं के साथ में इनकी झड़पें होती थी। फिर ये नैरेटिव बनना शुरू हुआ 2014-15 में, वो बामसेफ और वामन मेश्राम ने बनाया कि तुम्हें तो फालतू में मुसलमानों का दुश्मन बना रखा है, लड़ाई तो ब्राह्मण धर्म वालों की है। पता है आपको, हिंदू धर्म, सनातन धर्म समाप्त, उन्होंने कहा ब्राह्मण धर्म। और ये ब्राह्मण धर्म में कौन आता है, बोला कि इसमें राजपूत, ब्राह्मण और बनिया आता है सिर्फ। अच्छा। और ये तो 3% है, ये तो यूराशियाई है, और तुम्हें बुरा बना रखा है। जबकि आप ये देखो कि सबसे ज्यादा जो एट्रोसिटीज होती हैं वो मुस्लिम्स के द्वारा दलितों के खिलाफ होती हैं। कहीं पे SC/ST एक्ट सबसे ज्यादा इन्हीं के खिलाफ है। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब इन लोगों के बेचारों की इतनी ज्यादा हत्याएं हुई हैं। वो जो लोग ऐसा पहले सोच रहे थे, वामन मेश्राम ने उनको जो किया ना ब्रेन वॉश, उसी चीज का इस्तेमाल अब की बार राहुल गांधी ने चुनाव में भी किया है। और आप देखना कि 2027 में और 29 में और ज्यादा प्रबल होकर उभरेगा। ऐसा ही रुकने वाला नहीं है। और ये अब एक और इसमें मुख आ गया है, तो जहर बड़ा मुखौटा इसमें बन का है चंद्रशेखर रावण। घर घर से उसने तस्वीरें उखड़वा के फेंकवा दी। अब पहले कहते थे शूद्र के पुजारी, वो रुद्र के पुजारी शूद्र, हम तो रुद्र के पुजारी हैं। और अब ये बोलते हैं कि शराब पीनी किसने सिखाई, शिव ने, वो हमारा भगवान नहीं है, वो तो उनका भगवान है। और रावण सरनेम रखा था क्योंकि उनको लगता था कि रावण दलित है, पता लग गया वो ब्राह्मण है, और इसीलिए वो शिव की पूजा करते थे। आपको मैं एक बात बताऊं मजेदार, मेरे साथ में किसी की डिबेट हो रही थी, उन्होंने कहा पता है हम शूद्र रुद्र के पुजारी हैं। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? बोला देखो वो भी भांग नशा करते थे, बबूत मलते थे, कोई महल नहीं है, जंगल में रहते थे, और उनके सब गण जो थे वो सारे के सारे राक्षस और मलेच्छ थे। ऐसे ही हम रहते हैं, नशा करते हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं, इसीलिए वो हमारे भगवान है। तुम सवर्णों के भगवान कौन है? भगवान विष्णु, ब्रह्मा, जिनसे उनकी हमेशा लड़ाई रही। और उसी रुद्र के पुजारी हुए रावण, वे भी मूल निवासी थे।
और उनकी लड़ाई किससे रही? राजपूत राजा राम से। राजपूत, साहब, हाँ, आपको क्या ये चल पता रहा ही है? नहीं होगा, ये बामसेफ का नैरेटिव चलता था। अरे और नैरेटिव उनकी- तो भाई ऐसा है और ये- आज से नहीं है, ये 20 साल से है। सही बात है। ये 20 साल से चल रहा है। और जब उन्हें ये बात पता लगी कि वो ब्राह्मण था तो उसने रावण हटा का आजाद लगा दिया। पर उसको बीसी को बताओ भाई, आजाद भी ब्राह्मण ही था। तुम्हारा ब्राह्मणों के बिना काम नहीं चलता। और आजाद ऐसा ब्राह्मण था जिससे जनेऊधारी। जिससे अभी तक सुलगी हुई है कि यार आजाद आदमी तो अच्छा था लेकिन जनेऊ आगे लेकर के चलता था। हाँ, तो पिस्तौल लेके चलता था। हाँ। तो असल में क्या है कि इनको सर्व समाज से अलग करके और जो मीम भीम एक कॉकटेल बनाई जा रही है उसके आधार पर इनको प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचना है। बाकी इनका वेलफेयर से किसी मतलब नहीं है। कॉकटेल तो नहीं, कॉकटेल ही होता है। Yes, ये तो वही है। बन रहा है। बीप कर देना इसको आज। लेकिन बहुत सारा लेकिन जो भाई है- साहब, जो आप की टेल बता रहे हो ना, हाँ। उसने बहुतों की सुलगाई हुई है। हाँ, वो बहुतों की कॉकटेल सुलगी हुई है उससे। ये तो है। अब जो चौथा हमारा है वो है कमला हैरिस। जिस तरह से आई हैं और अभी जो बाइडन के हाइट को लेकर के कि 3 दिन कोविड हुआ, उसका हाइट 3-4 इंच बढ़ गया है। इस तरह से मुझे लगता है ये सब कोविड तो के चलो बाद तो कुछ हाइटें घटनी थी। हाँ, कुछ बताइए। नहीं, बहुत यार इसमें इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना बाइडन को लेकर के कि ये मर चुका है। ये आज तो आया था सामने। एआई के माध्यम से और जांचा भी गया ना उसका स्पीच का मतलब जो ऑडियो प्रिंट होता है उसका तो 98% बोल रहा है ये एआई है। और उसको जो रेगन एक पॉडकास्ट करता है उसने अपना वॉइस सैंपल भी उसी से जांचा तो वो बोला कि हाँ तुम्हारा आदमी वाला है, इसमें एआई नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी चल रही। तो इसमें अब इनके पास और कोई चारा नहीं था कि कमला हैरिस को ही पुश किया जाए, बाकी और किसी का चांस नहीं बन रहा था। माँ जमैकन है जो ब्लैक नहीं होते हैं, अफ्रीकन नहीं होते हैं, और बाप जो है इंडियन है या ऐसा ही कुछ कॉकटेल है, और वो हो गई ब्लैक। उल्टा जो भी है इनका पता घंटा चलता है कि माँ कहाँ के बाप कौन है, जो भी है। और उसको तो कुछ लोग हक थुआ गर्ल भी बोल रहे हैं। बोले कि ओरिजिनल हक थुआ गर्ल तो ये है कमला हैरिस। जिस तरह से वो पावर लैडर जो चढ़ी है, हाँ, और हम लोग जो है कि अरे इंडियन ये कढ़ी चावल खाने वाली और ये बनाने वाली, हम लोग वहाँ उसको जो है इंडियन मान करके चलने लगते हैं। अब मैं जिस बात पे चर्चा करना आप तो चाह रहा यूट्यूब था, के मालिक को भी इंडियन मानने थे, उसने सब्जी लगा रखी है। इसमें यह था कि कमला हैरिस का जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं ना, डायरेक्ट पैरेलल से राहुल गांधी के स्टेटमेंट से कि ट्रम्प आया संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक, अब खाली कमला हैरिस को ये बोल रहा है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे हम आते ही, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि वही संविधान और ये सब को लेकर के आप लोग थोड़ा सा अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, ये भरे बैठे हैं, ये बिना मैं क्वेश्चन बंद कर पूछा भी नहीं भाई। मैं अभी बोलूंगा। चल, और ये बीच में बोलते रहे। तो बीच में आप 18 मिनट तो एट स्ट्रेट आप बोल गए। अरे वाह। भाई आप उतना काट करके अपने चैनल पे डाल सकते हो। ये आदमी अपना काम कर जाता है। नहीं यार, वो ना ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हिट कर जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहता है ना भाई, बजट में कुछ नहीं बोलने का। अगर मेरे से सवाल कर दो मैं किताब का प्रचार करूंगा, हालांकि मैंने किया नहीं। चलिए गर्वित। तो भाई देखो, अगर आप पिछला टर्म डोनाल्ड ट्रंप वाला उठा के देख लोगे, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आया उस दिन कह दिया गया कि संविधान की हत्या हो गई है, ठीक है, डेमोक्रेसी इन डेंजर। और वहां पे इस तरीके की, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, जैसे राहुल गांधी यहाँ पे है, वैसे वहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे सब ने, और जैसे यहाँ पे स्वरा भास्कर टाइप, हाँ, स्वरा भास्कर टाइप के लोग जैसे यहाँ पे बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे हॉलीवुड के लोग। तो हर जो बड़े बड़े मेट गाला से और इस तरीके से वहां पे प्रदर्शन क्या हुआ कि डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है, हिटलर आ गया, हिटलर आ चुका है। और अभी जो योगेंद्र यादव ने बोला कि स्ट्रीट पावर इज द मेन पावर, तो सड़कों पे आना ही पड़ेगा। या जैसे रवीश कुमार ने थोड़े टाइम पहले बोला था कि आपने कैसे निर्णय ले लिया कि आपको अपनी रक्षा की जरूरत नहीं है, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आपको आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। इस तरीके से रवीश कुमार ने थोड़े टाइम पहले बोला था। वैसे ही वहां पे भी ट्रंप के पिछले टर्म में बोला गया कि ट्रंप को मार दो, समाप्त कर दो, उड़ा दो। राहुल गांधी ने मोदी के लिए बोला भाई। एक हॉलीवुड का कुछ हुआ था, ट्रंप की मुंडी ऐसे लेके खड़े हुए हैं कि
खत्म कर दे, इसको मारना कोई बुरी बात नहीं है। एओसी थी ना, हाँ, इलेक्शन कॉर्टेज, अच्छा वो एओसी नहीं थी, अच्छा हाँ ठीक ठीक है। तो मतलब बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप की हत्या करना कोई गलत बात नहीं है, ट्रंप की हत्या कर सकते हैं। जॉनी डेप बोला है, हाँ, जॉनी डेप बोला है, रॉबर्ट डिनीरो बोला है, इनका डुप्लीकेट है, इनका जो डुप्लीकेट है जॉनी डेप, रॉबर्ट डिनीरो ने रॉबर्ट बोला डिनीरो बोला है। है। हर मतलब एक कंपाइलेशन था कि इन लोगों ने, कितने लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं वो बोल रहे हैं कि कोई उसको पंच इन द फेस करो, कोई बोलो कि कोई मार क्यों नहीं देता उसको, और इस तरह से चीजें। तो ये बेसिकली जो नैरेटिव भारत में बनाया गया कि भाई मोदी जो है हिटलर है, मोदी के आने के बाद संविधान समाप्त हो जाएगा, मोदी के आने के बाद डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, सिमिलर कैंपेन वाज रन अगेंस्ट ट्रम्प, ठीक है, उसके पहले टर्म में, और वही चीजें दोबारा से अभी चालू कर दी गई हैं कि ये तो हिटलर है, कि ये तो संविधान बदल देगा। और इसी में ही अगर मैं एक और बात ऐड कर दूं कि जितनी भी आप राइट विंग की सरकारें देखना कहीं पे भी ग्लोबली, द मूवमेंट राइट विंग सरकार कम्स इनटू द पावर, पहला नैरेटिव ये होता है कि अब यहाँ पे फासिज्म आ चुका है, चाहे वो ये मेलोडी हो, क्या मेलोनी हो, चाहे वो मेलोनी हो, मेलोनी द मूवमेंट ही केम, वहां पे फासिज्म आ चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी द मूवमेंट ही केम, भारत द राइज ऑफ फासिज्म इन इंडिया। और जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अटल द लास्ट फासिस्ट किंग। ये अटल बिहारी वाजपेयी की टर्म खत्म होने के बाद लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी तो फिर मोदी क्या होगा भाई? वही अटल द लास्ट फासिस्ट किंग, ये दिस टाइम्स ऑफ इंडिया रोट इट। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल एक जरा सी चीज चेंज करी थी 2002 में कि एनसीईआरटी में अब ये ना लिखा जाए कि गुरु तेग बहादुर वाज अ प्लंडरर। बताओ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था 12वीं की हिस्ट्री की बुक में कि गुरु तेग बहादुर वाज अ प्लंडरर, वो एक ठग थे बेसिकली, उनका कहना ये है। अटल बिहारी वाजपेयी ने वो चेंज करवा दिया। सिमिलरली कुछ बहुत ही अश्लील तरीके से, भद्दे तरीके से महावीर जैन जी के बारे में लिखा हुआ था, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने चेंज करवा दिया। द वेरी नेक्स्ट डे देयर वाज अ बिग टाइटल ऑन, बिग हेडिंग ऑन ये टाइम्स ऑफ इंडिया, सैफ्रनाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बुक्स। तो ये फासिज्म, द राइज ऑफ फासिज्म, और ये इसीलिए ऐसे पेपर पे कहा जाता है हक थुआ ऑन दैट थिंग। इसीलिए मतलब TOI के आगे लोग LET अपने आप लगा देते हैं। कमला हैरिस, अभी जिन लोगों को नहीं पता है, उसको सोरोस के लॉन्डे ने भी दिया है अपना, वो अपना दिया है, अपना नहीं दिया, मतलब सपोर्ट दिया है अपना। रोहित शर्मा, अब जो भी वो जाने उनका होगा, नहीं रोहित शर्मा भी ऐसे ही बोलता है, उसने उसको अपना दे दिया। अब आप समझ लो क्या दे दिया है, तो आप भी वही कर रहे हो। अब क्या आया, कल या आज आया है एक वीडियो, कैसे मतलब नैरेटिव बनाया जाता है। कमला हैरिस जो है वो रिकॉर्ड्स नहीं होते पुराने वाले, वाइनिल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो लेकर के निकल रही है, और मीडिया खड़ी है कि आपने क्या खरीदा। तो ये करिया आदमी सबका जो होता है ना, कि ये इस करिया आदमी का जैज है, ब्यूटीफुल जैज, वो मतलब अपने आप को करिया जो है प्रूव करने में लगी हुई है कि नहीं मैं तो ब्लैक हूँ, मैं ब्लैक हूँ। और इस तरह से एक एक चीजें, अभी एक कोई साइट है जिसपे उसके बारे में लिखा हुआ था पीछे के उसके कुछ कांड, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, मतलब व्हाइट हाउस ने हटा दिया। ये सब कुछ भी चल रहा है। तो मेरा ओपिनियन इस पूरे मुद्दे पर, भारत में कमल, अमेरिका में कमला तो ये पूरा गेम जो है ये बिहाइंड द सीन्स ओबामा जी कर रहे हैं, कोई और ही करता है। हाँ, जिसको डीप स्टेट कहते हैं, डीप स्टेट कहा जाता है वहाँ पर। यहाँ पर हम उसको सोरोस कहते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग चीजें होती रहती हैं, पर कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है। हाँ। और ये जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई ये साला तानाशाही है, वो फलां ढिकड़ा, ये केवल और केवल जो राइट विंग के कह लो, या फिर जैसे अब वो ब्राजील वाला था, क्या नाम था उसका, बोलनसारो। हाँ राइट, तो बोलनसारो जो था वो लिबरल पार्टी से था, He was a communist initially। हाँ, तो उसने चेंज कर ली थी ना अपनी, वो राइट विंग की तरफ जाने लगी थी उसकी पार्टी। जैसे ही वो राइट विंग की तरफ हुआ वैसे ही वो फासिस्ट हो गया। उस फासिस्ट बोले उसके ऊपर चाकू से प्रहार हुआ।
सेम चीज़ नरेंद्र मोदी के ऊपर 10 बार की जा चुकी है। आप इशरत जहां से ले लो, या फिर वो हुंकार रैली में बम रखा हुआ था सीट के उसके नीचे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पंजाब में क्या हुआ था, तो ये सारा जो पूरा मामला है, मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव बना दिया जाता है कि आम जनमानस जो है, जिसको डीप में चीज़ें नहीं पता, वो इफेक्ट हो जाती है इन चीज़ों सतही तो ज्ञान मेरे रखने वाले देश की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और उसको वो पता भी नहीं साला फिर वो डेमोक्रेसी होता क्या है। हाँ, और फिर वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेता, 20 साल का लड़का बता। हाँ, और साला गन लेके आया, प्रेसिडेंट को शूट कर रहा है। वो तो यूं हो गया भाई। साला 5-6 गोलियां निकाली। हमारे यहाँ कैंटीन में उधारी चल रही है इनकी। वो साला शूट कर रहा है प्रेसिडेंट। अब वो एक लैडर लेके 12 फीट का बताओ, और AR-15 गन लेके पैदल चलते हुए वहां तक आया और किसी ने नहीं देखा। बोला अरे अमेरिका ये तो चलता है। गन कल्चर वहाँ बहुत तगड़ा है। सारा जो है ये बिहाइंड द सिस्टम, जिसको डीप स्टेट और कह लो, साला सोरोस कह लो, जो पैसा पंप कर रहा है वो खेल दिखा रहा है। हमारे यहाँ पर भी यही है। अब मोदी जी ने कहा तो है हम लड़ेंगे इनसे, कितना लड़ेंगे उन्हीं की भाई? भाषा में लड़ा तो लड़ेंगे। 574 करोड़ बढ़ा दिया बजट। हाँ, मामूली बात थोड़ी है। 3150 करोड़ कर दिया। तो लड़ाई ऐसे ही करना है, सिस्टम में घुस जाना है, इतनी उन्हें- मदद कर देनी है उन्हें और उनकी कि- पावरफुल। हाँ, और पावरफुल कर नहीं तो बोलो कि यार तुम टुच्चे हो, अभी तुमको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, पावरफुल बनोगे, तब जो है तब लड़ेंगे। तुम लेवल में आओ पहले। हाँ, फिल्म में भी तो ऐसा ही होता है ना। वो कहते हैं ना कि विलेन जब तक स्ट्रांग नहीं कर देंगे तब तक तो मजा ही नहीं जोकर आता। बनना पड़ेगा ना, तब बैटमैन आएगा। सुनील शेट्टी की एक फिल्म थी, उसमें वो ये कहता है कि मैं उसको पहले को मार रहा होता है, ठीक है, जो गुंडा होता है वो सुनील शेट्टी को मार रहा होता है, ठीक है। वो उसको इतना मारता है कि वो उसको मारते मारते थक जाता है। फिर सुनील शेट्टी डायलॉग मारता है, मैं अपने दुश्मन को तब तक नहीं मारता जब तक वो मुझे मारता मारता थक ना जाए, अब मैं मारूंगा। ये तो खैर इनकी गलत फहमी है। चलो अमेरिका पर वापस आते हैं। देखो, चाहे हम अमेरिका देखें, फ्रांस का देखो, आप फिलहाल देखो फ्रांस का लेपेन वाला। हाँ, क्या हाल चल रखे हैं। अरे कमाल ही हो गए। ठीक यार, है। अर्जेंटीना की उस पे हमला हो गया भाई, फुटबॉल टीम पे। हाँ, वो देख हुआ, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट का रेप हुआ है, ऑस्ट्रेलियन साइकिल टीम लूट लिया गया है। लूट लिया भाई। गाड़ी पूरी फोड़ दी गई है। आप फ्रांस में देख लो, वही चीज आप इटली में देख लो, जर्मनी में देख लो, भारत में देख लो, अमेरिका में देख लो। यूके का तो नाम ही ना लो, तो पाकिस्तानीकरण हो चुका। वहां पे भी हुआ ना, एयरपोर्ट पे एक महिला थी, उसका चेकिंग कर रहा था, उसमें जो नाक वाक तोड़ दिया। अब उसमें लात तो बड़ी अब मस्त बोल मारी। रहे हैं भाई आग लगा देंगे। हाँ, पुलिस लेकिन अब स्टेशन के देखना, बाहर लगे। अब देखना, और वहां मेयर पाकिस्तानी है बहुत लंबे टाइम से, सादिक। और उनको देखो आप चाकू लहरा के वो जश्न मनाते हैं, जैसे तालिबानी लोग बंदूकें लेकर करते हैं। यूरोप खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, और वो अपने वोकिज्म से बाहर नहीं निकल रहे भाई। वो भी अपने बबल में ही हैं। इसीलिए भारत पे सबसे ज्यादा पैसा इसलिए खर्च किया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र आवाजें ज्यादा हैं। क्योंकि हिंदू हजारों वर्षों तक इन लोगों को भोग रहा था, देख रहा था, और उसको पता है कि हमें लड़ाई कैसे लड़नी है। चाहे देखो हम में से कोई भी हो, हम में से कोई ना कोई के बाप दादा नाना नानी इन सब चीजों को कहीं ना कहीं बता चुके पहले। सही बात। कि ये चीजें हुई हैं, चाहे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो पड़ी हुई हो, हम छोटे थे भूल गए हों, लेकिन हमारे यहाँ क्या परंपरावाद के हिसाब से हमें कहानियां बताई गई हैं। वहां आप देखोगे ना, वहां ये चीजें नहीं है, वहां वोकिज्म बहुत ज्यादा है। वो देखा नहीं आपने, वी ओपन आवर डोर्स फॉर रिफ्यूजीज, और फिर वो रिफ्यूजीज उनकी ले रहे हैं तो साला फिर वो चिल्ला रहे हैं। इवन चिल्ला भी नहीं रहे, आराम से दे रहे हैं। हाँ, आराम से पलट जाते हैं। फ्रांस के एक लड़का था, छोटा सा लड़का, उसके हाथ पैर में में गोली मारी, गोली पहले मारा, हाथ में गोली हाँ, मारी, फिर पैर में गोली मारी। एक लड़की थी, उसको घेरा गया, फिर उसका जो दुष्कर्म किया गया 6-7 लड़कों ने। और ये डेली के जो वीडियोस हैं वो ना रेडियो जेनोवा, उस पर डेली ऐसे वीडियोस आते हैं। भारत के साथ में समस्या ये रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा इन सब चीजों को झेल चुके, अग्रेसिव हैं, हमें खत्म करना है। चाहे डीप स्टेट वहां काम कर रहा हो, चाहे डीप स्टेट यहां काम कर रहा हो, चाहे यहां राहुल गांधी पप्पू यहां बोल रहा हो, चाहे कमला हैरिस पप्पी वहां बोल रही हो, पप्पी। सबकी लैंग्वेज, सबका नैरेटिव और तरीका सब एक है। और रीजन ये है कि हिंदुस्तान आने वाले समय में एक बहुत बड़ी उभरती हुई पावर है। सही समय रहते अगर तोते की तरह इसकी गर्दन नहीं दबोची तो भाई ये किसी के हाथ आने वाला भी नहीं है। अगर दलितों को यह पता लग जाए कि अंबेडकर साहब ने किताबों में हमारी क्या लिखा हुआ है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं
वो एक्चुअली क्या हैं। तो उस दिन भाई साहब सबसे पहले देखना, जो आपने कहा ना कि धर्म की रक्षा उन्हीं लोगों ने की है, और ऐसा नहीं आज से सदियों से की है। अगर ये लोग अपना कहना कि जागृत हो जाएं, तो जो कंडीशंस भारत की अभी बनी हुई हैं उनसे हम बहुत जल्दी उभर सकते हैं। हाँ, ये लाइन एक तरीका है बोलने का। 1000 तरीके हैं। हम उस कंडीशन से उभर सकते हैं और हमारा देश और ज्यादा तरक्की कर सकता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा तबका है जो बहुत मेहनती है। एक है जो थिंक टैंक है, जो विचार करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं आइडियाज, पर एक पूरा तबका ऐसा है जो उसको मेहनत के जरिए वहां तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। भारत के सामने वो कहना कि भले ही हम आबादी में नंबर 1 हो गए हों, लेकिन हमारे पास में स्कोप फिर भी बहुत है। वर्ल्ड के सामने हम फिर भी बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए तोड़ा जा रहा है हमें। रीजन यही है बस। मैं अगर एक चीज ऐड कर सकें तो ये बेसिकली जो ट्रम्प की अभी गोली लगने वाली बात हुई, उसमें सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये था कि बाइडेन से तो होप बची नहीं थी, है ना। बाइडेन तो भूला हो चुका है, वो तो यहाँ चलते चलते वहां चला जाता है, वहां चलते चलते कहाँ चला जाता है तो पता नहीं। तो ये तो उन्हें भी, और जो डिबेट हुई, द फर्स्ट डिबेट दैट हैपेंड ऑन CNN ने अपने रूल्स बनाए, ऐसे रूल्स बनाए कि बाइडेन को हेल्प करे। ठीक है, रूल थे कि एक दूसरे को काटोगे नहीं, जबकि वहां पे हर बार काटते हैं खूब, तू ऐसा गलत बोल रहा, तू वैसा बोल रहा। तो रूल था, सबसे बड़ा रूल था कि सबकी बात पूरी सुनी जाएगी। बाइडेन को जो धोया है उसमें ट्रम्प ने, मतलब जो ऐसे मतलब सोटा निकाला है, भारत में भी होनी चाहिए। भारत में भी हाँ यार, वो राहुल गांधी ने इस बार प्रपोज किया था वैसे। राहुल गांधी मोदी को, आई चैलेंज मोदी टू हैव अ डिबेट विद मी। अरे जब 14 हुआ था ना, 14 इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस ने बोला था कि ये प्रेसिडेंशियल रूल चाहते हैं, जैसे अमेरिका में होता है ना 1 to 1 बस। वो 19 में भी नहीं हुआ, वो 24 में भी नहीं हुआ। मोदी जी तो बेचारे खामखा के तानाशाह बने बैठे हैं। तो यहाँ पे बाइडेन का जो वो CNN वाला था, और वहां पे जो मुख्यतः लोग करते हैं वो इस डिबेट के आधार पर वोट करते हैं कि हमें यहाँ से पता चल जाएगा किसको। तो वो डिबेट के बाद CNN को खुद को लिखना पड़ गया क्या कि भाई बाइडेन के बस की तो नहीं है, और इनको डेमोक्रेट्स को किसी दूसरे को ढूंढना चाहिए, विकल्प ढूंढना चाहिए। ये उन्होंने जावेद अख्तर का ट्वीट पढ़ के लिखा होगा। मिशेल ओबामा। नहीं, कालीन भैया ने कह दिया कि अब हमारे बस का नहीं है, है ना, अब शुक्ला जी संभालेंगे। तो वो सारी चीजें उस डिबेट से हुई, और वहीं से मेरे को लगता है कि ये साला ये भड़का होगा ये बंदा कि यार ये तो आएगा नहीं, ये फिर से ट्रम्प आ रहा है, उड़ाई दो इससे बढ़िया। तो वहां वो अभी तो अगली डिबेट हो रही थी, उसमें तो रगड़ ही देता भाई। हाँ, वही तो। चलिए मित्रों, ये था भटके हुए युवा का 22वां संस्करण, और आप लोग पुष्पम पत्रम जो है वो देते रहिए। अरे मेरे वाले वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट करा, उन्होंने समझ लिया। इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी बोला जाता है। सही बात। नमस्ते। QR कोड हम लगा रहे हैं, तो आप लोग जो है QR कोड के माध्यम से चैनल को सहयोग दीजिए। बाकियों का भी QR कोड हम लगा रहे हैं, इन चैनल्स पे भी जाइए। और जो हमारा, मेरा तो जीपे लगा देना यार चैनल की जगह। नहीं तो बुक का QR कोड लगवा दो। तो सबको फॉलो कीजिए, सबको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम। जय श्री राम।